सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज की सीए इंटर की लो की क्लास करें स्टार्ट। और आज हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होगा। उसका नाम बताएं क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ये चैप्टर आज ही शुरू होगा और खत्म कब होगा? आज ही, अभी खत्म हो जाएगा। गिनती किसके अंदर कितनी बातें हैं? 5। पहली बताओ क्या है? डेफिनेशन। चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज दो तरह का होता है। मेरे साथ साथ बोलो, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। फिर बात करता है हमें इस चार्ज को क्या कराना है? रजिस्टर कराना है। चार्ज को क्या कराना है? रजिस्टर। चैप्टर का नाम ही क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद बात करता है आइडेंटिफाई द कंसिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज। अगर आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया तो उसके क्या दुष्परिणाम लगेंगे। एंड स्टेप टू बी फॉलोड फॉर रजिस्ट्रेशन सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज। और अगर आप चार्ज को रजिस्टर कराना चाहते हो तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ये आपका पॉइंट नंबर 4 है। और पॉइंट नंबर 5 है नो द एप्लीकेबिलिटी ऑफ पैनल प्रोविजन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। गिनती की कितनी बातें हैं? 5। सर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? थोड़ा सा और इलेबोरेट करो। मैंने कहा लो अभी बताते हैं। मेरे साथ साथ बोलो, कंपनी के पास पैसा नहीं है। कंपनी के पास पैसा नहीं है। कंपनी गई पंजाब नेशनल बैंक के पास और कह रही है साहब लोन दे दो। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा लोन जितना मर्जी ले लो। कितना लोन चाहिए? कह रही है 200 करोड़ रुपए बस। पंजाब नेशनल बैंक कह रहा है ओके वी विल प्रोवाइड यू लोन ऑफ 200 करोड़। आप ये बताओ गिरवी क्या चीज रखोगे? क्या ये बात समझ में आई? तो कंपनी ने कहा कि मेरी फलानी बिल्डिंग गिरवी रखवा देता हूं। दोबारा बोलना। कंपनी ने क्या कहा? मैं फलानी बिल्डिंग क्या करवा रख देता हूं? गिरवी रखवा देता हूं। तो जवान से बात चल जाएगी या कोई डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ेगी कि बिल्डिंग एक्चुअल में गिरवी रखी है? इसी को बोलते हैं बेटा चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं? चार्ज। और इस चार्ज को रजिस्टर भी कराना पड़ता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कल को अगर कंपनी इस लोन की रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दे तो क्या पंजाब नेशनल बैंक इस बिल्डिंग को बेचकर अपना लोन प्लस लोन का इंटरेस्ट रिकवर करवा सकता है? यस। क्या ये बात आपको सारी समझ में आ गई? मेरा अगला क्वेश्चन, जरा सा दिमाग लगा के बताएं, ये बिल्डिंग यूज कौन करेगा चार्ज होने के बाद? कंपनी या पीएनबी यूज करना शुरू कर देगा? शाबाश। इस बिल्डिंग को यूज अभी भी कौन करेगा? कंपनी ही यूज करेगी। वो तो अलग बात है कि अगर कंपनी इस लोन की रीपेमेंट में डिफॉल्ट करेगी तो पंजाब नेशनल बैंक अपने चार्ज को इंप्लीमेंट करा देगा, क्रिस्टलाइज कर देगा। अंग्रेजी का वर्ड बोलना, क्रिस्टलाइज कर देगा और कहेगा देखो मेरे पास सारे कागज हैं, ये लोन मेरा टाइम पे नहीं दे रहा, ब्याज टाइम पे नहीं दे रहा, ये बिल्डिंग भी के मेरे लोन की और मेरे इंटरेस्ट की क्या कराओ? रिकवरी। तो उसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। मेरे साथ बोलो, सबसे पहले चार्ज रखेंगे, फिर चार्ज को रजिस्टर कराएंगे, और अगर लोन की रीपेमेंट टाइम पे हो जाए तो चार्ज को खत्म कर देंगे, और अगर लोन की रीपेमेंट ना हो तो चार्ज को क्रिस्टलाइज कर देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये बातें मेरे तक सीमित रहेंगी या बतानी पड़ेंगी? बतानी पड़ेंगी। खुद बताओ ये बात किसको बताओगे? यहां गलती होगी। अब की बारी आरओसी को बतानी है। अब तक मैं बोलता था ठीक आए तो रजिस्ट्रार को बता दो, अब रजिस्ट्रार को नहीं बतानी। किसको बतानी है? आरओसी। आरओसी कौन होता है? क्या ये भी रजिस्ट्रार होता है? हाँ शाबाश। फिर दोबारा बताना। ठीक आएगी तो किसको बताओगे? क्या बताओगे? बताओ कि हमने फलानी एसेट क्या रखवा दी? गिरवी। अब इसमें 2-3 छोटे छोटे पॉइंट आएंगे और आपको लगेगा कि चैप्टर तो बहुत आसान है। कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा है आरओसी। मैंने इस वर्ड बोला है तो ये मैं सोचना कि आरओसी अलग बीमारी है और रजिस्ट्रार अलग बीमारी है। रजिस्ट्रार ऑफ भी तो कंपनी तो था। ठीक है, मैं तो आपके मजे लिए इसलिए बोला है। यहाँ पे आरओसी बोला है मैंने, हर जगह मैं रजिस्ट्रार बोल रहा था। इस बार मैंने पहली बार क्या बोला है? आरओसी। अगला क्वेश्चन। हाँ और क्या? अगला क्वेश्चन, क्या कंपनी इस बिल्डिंग को बेच सकती है? कब से पहले नहीं बेच सकती और कब के बाद बेच सकती है? बेच सकती है और उससे पहले नहीं बेच सकती। मान लो बेचना चाहे तो बेच सकते हैं ना बेटा। इस बिल्डिंग पे चार्ज किसका है? पीएनबी का। ऑब्जेक्शन किसको होगी? पीएनबी को। अगर पीएनबी अपनी ऑब्जेक्शन हटा दे तो ये बिल्डिंग बेची जा सकती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब यही कंपनी कहती है पंजाब नेशनल बैंक जी हम इस बिल्डिंग को बेचना चाहते हैं, आप इसकी जगह फलानी एसेट पे चार्ज रखवा लो। अगर पीएनबी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्या ये सारी बातें समझ में आ गई? पक्का? अगली बात, मिसासा बोलो, मॉर्गेज, लियन। एक वर्ड होता है मॉर्गेज और एक वर्ड क्या होता है? लियन। दोनों
चार्ज होते हैं, दोनों क्या होते हैं, चार्ज, इनमें डिफरेंस है। मेरे साथ मॉर्गेज में एसेट लोन लेने वाले के पास ही रहती है, दोबारा बोलना, लियन में एसेट लोन देने वाले के पास चली जाती है, लोन जिसने ग्रांट किया है पंजाब नेशनल बैंक के पास चली जाएगी। क्या ये दो वर्ड समझ में आई? मैं दोबारा बताता हूं। मैं बैंक में गया, मैंने कहा साहब मेरी बिल्डिंग गिरवी रख के मेरे को लोन दे दो, बिल्डिंग मैं यूज कर रहा हूं, बिल्डिंग के कागज गिरवी रखे गए, तो इसको बोला जाएगा मॉर्गेज। क्या बोला जाएगा? मैं गया मुथूट फाइनेंस में, किस में गया, मुथूट फाइनेंस, घर में पड़ा हो सोना तो काहे का रोना, मुझे बताओ मैं सोना गिरवी रखवा के लोन लूंगा या सोने के कागज गिरवी रखवाऊंगा? ओके, एसेट एक्चुअली में किसके पास चलेगी, जिसने लोन क्या करा है, ग्रांट। हाँ, वो एसेट को सेफ्टी के लिए रखेगा, वो एसेट को सेफ्टी के लिए रखेगा, उसका यूज नहीं कर सकता। हाँ, वो बेच सकता है अगर इस लोन की और इस इंटरेस्ट की टाइम पे रिपेमेंट ना हो। तो आगे चल के आपको पेपर में लियन मिले, मॉर्गेज मिले, दोनों पे अपन क्या कर देते हैं, चार्ज। क्या यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई? दो तीन बातें बताएगा कि चार्ज कब तक रजिस्टर कराना है, कैसे रजिस्टर कराना है, ये हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। गिनती की ये बातें मेरे साथ सब लोग। डेफिनेशन हमेशा बताओ कौन से सेक्शन में आएगी, टू सबसेक्शन 16, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, कीपिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। फिर बात करता है पनिशमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज। कह रहे भाई साहब, it consists section 77 to 87 as well as company registration of charge rule 2014। आपने लोन लिया, क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ द कंपनी, आपने अपनी कंपनी के ऊपर, अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी एसेट के ऊपर आपने क्या करा दिया, लोन लेके उसको क्या करा दिया, गिरवी रखवा दिया, दैट इज कॉल्ड चार्ज। मेरे साथ सा बोलना बेटा, मेरे साथ सा बोलो, चार्ज एज एन इंटरेस्ट और लियन created on the property or asset of the company or any of its undertaking or both as a security and include a mortgage। इसलिए मैंने आपको लियन भी समझाया क्या होती है, मॉर्गेज भी समझाया क्या होती है। लियन के अंदर भी चार्ज होता है, मॉर्गेज के अंदर भी चार्ज होता है। आप लोन लेते हो, उस लोन की सिक्योरिटी के लिए एक एसेट सामने वाले के पास रखवा देते हो, उसको क्या बोलते हैं, चार्ज। अगर उसने आपने कागज रखवाए हैं तो लियन गलत हो गया, क्या बोला जाएगा, मॉर्गेज। और आपने फिजिकली एसेट रखवा दी तो क्या बोला जाएगा, लियन। चार्ज इंक्लूड लियन एज वेल एज मॉर्गेज। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मेरे साथ बोलो, चार्ज इज एन इंटरेस्ट और लियन। इस इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है। बताओ कि बेटा इस इंटरेस्ट का मतलब, हाँ रुचि, अगर मैंने किसी को लोन दे दिया और उसकी बिल्डिंग अपने पास गिरवी रखवा दी तो बिल्डिंग में मेरा इंटरेस्ट हो गया। अब अगली बात, क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ ए कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ इट इज क्रिएटेड एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एंड चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज। फिर से बताएं बेटा, लियन में क्या चीज भी चली जाती है, फिजिकली एसेट भी चली जाती है, मॉर्गेज में फिजिकल एसेट नहीं जाती। क्या यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई? पक्का जी। कह रहा है व्हेनेवर ए कंपनी बोरो मनी बाय वे ऑफ लोन इंक्लूडिंग टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक और एनी अदर पर्सन बाय ऑफरिंग इट्स प्रॉपर्टी, में साथ बोलो, बाय ऑफरिंग इट्स प्रॉपर्टी और एसेट एज सिक्योरिटी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग। आपने सामने वाले को क्या कहा है कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरी एसेट आप गिरवी रख के मुझे फाइनेंशियल मदद कर दो। ये बात आपने किस किस को कही हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बैंक को या अदर पर्सन को। आपको क्या लोगे उसके बदले में? मेरे साथ बोलो, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन। आप लोन कोई भी लो, टर्म लोन लो, वर्किंग कैपिटल लोन लो, बैंक से लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, थर्ड पार्टी से लो। आपने एक ऑफर दिया, बोलो क्या, कि मेरी प्रॉपर्टी रख और लोन दे दे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? देन ए चार्ज इज क्रिएटेड ऑन सच प्रॉपर्टी और एसेट इन फेवर ऑफ द लेंडर। तीन वर्ड बोलना बेटा, फेवर ऑफ द लेंडर। क्या ये सारे वर्ड यूं कि यूं आप एग्जाम में लिख पाओगे? यहां पे चार्ज जो वर्ड यूज होगा वो सिर्फ कंपनी के लिए हो रहा है। सोल ट्रेडर भी ये काम करते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी ये काम करती है, लेकिन हम ये चार्ज कंपनी का पढ़ रहे हैं और किसी का चार्ज नहीं पढ़ रहे।
क्या ये बात समझ में आ गई? कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनी ने ही लोन लेके चार्ज करा है तो हम उसी को पढ़ रहे हैं, बाकी चीजों की हम अभी चार्ज की बात नहीं करेंगे। ठीक है जी। Such a charge is compulsory registrable under the provision of the Companies Act 2013 accordance with the chapter 6 and rule made there under। क्या इस चार्ज को रजिस्टर कराना कंपलसरी है? यस। यहाँ से एमसीक्यू आए तो बता दोगे? बता बेटा, क्या चार्ज को रजिस्टर कराना कंपलसरी? आंसर इज यस। टाइप ऑफ चार्ज में साथ बोलो, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। फिर से बोलना बेटा, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। सबको पता है फिक्स का मतलब है जिसमें चेंज नहीं होता, और फ्लोटिंग का मतलब है जिसमें चेंज होता रहता है। मैंने एक ऐसी एसेट गिरवी रखवा दी जिसमें चेंज नॉर्मली नहीं होता, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। अगर मैं गिरवी रखवा दूं तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो चार्ज है वो क्या माना जाएगा? फिक्स चार्ज। लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज गिरवी रखवा दी जिसमें चेंज होता रहता है, मैंने एक ऐसी एसेट गिरवी रखवा दी जिसमें चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, मैंने स्टॉक गिरवी रखवा दिया तो ये स्टॉक का जो चार्ज है वो क्या कहलाएगा? फ्लोटिंग चार्ज। एक गई लंबी सांस लो। अब एक समस्या आपको दिखनी चाहिए, अगर आपको दिख रही है तो बताएं, नहीं तो मैं बताऊंगा एक समस्या। मैं आपको बता चुका हूं, इस लैंड एंड बिल्डिंग पे जब चार्ज किया था तो क्या कंपनी लैंड एंड बिल्डिंग बेच पा रही थी? नहीं ना। अगर इस स्टॉक पे चार्ज दे दिया तो क्या कंपनी स्टॉक को बेच पाएगी? अगर आप ना कहेंगे तो काम धंधा ही बंद हो जाएगा। अगर मगर लो में कुछ नहीं होता। फ्लोटिंग चार्ज में इस एसेट को कंपनी सेल कर पाएगी, क्योंकि अगर आपने फ्लोटिंग चार्ज पे ये कह दिया ना तूने स्टॉक नहीं बेचना, तो लोन छोड़ो ब्याज भी नहीं मिलेगा, कंपनी स्टॉक नहीं बेचेगी तो काम धंधा क्या करेगी? क्या ये बात आपको समझ में आई? फ्लोटिंग चार्ज वो चार्ज होता है जिसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है और कंपनी के पास एक राइट होता है कि वो इस एसेट को बेच सकती है, उस स्टॉक को बेच सकती है। अगली बात, जिस बंदे ने ये स्टॉक परचेज किया होगा उसको जो गुड्स मिलेंगी वो चार्ज वाली मिलेंगी या फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस जो सीए फाउंडेशन में पढ़ा था वो मिलेगी? लिख दोगे कि जिस बंदे ने स्टॉक खरीद लिया, अरे भाई ये स्टॉक कंपनी ने गिरवी रखा है ना, ये जिसने खरीद लिया उसको फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस मिलेगा, उसको बिना चार्ज वाला स्टॉक मिलेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर अपन ने लोन की रीपेमेंट नहीं करी तो? मैंने कहा कोई बात नहीं, एक पर्टिकुलर डे को लेंडर आपके स्टॉक को रुकवा देगा कि अब मत बेचना भाई, अब तुम लोन की रीपेमेंट नहीं करे, ब्याज की रीपेमेंट नहीं करे, अब जो तुम्हारा स्टॉक है वो सारा मेरा हो गया। फिर वो देख लेगा पैसे कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं, वो धीरे धीरे भी सीखेंगे। एक बात हमने सीख ली, क्या? फिक्स चार्ज में जो एसेट गिरवी है उसको आप बेच नहीं सकते, यूज कर सकते हो, लेकिन फ्लोटिंग चार्ज में जो आपका स्टॉक गिरवी रखा है आप उसको बेच भी सकते हो। मेरा अगला क्वेश्चन, स्टॉक की वैल्यू पूरा साल बराबर रहती है कि घटती बढ़ती रहती है? इसलिए इसका नाम फ्लोटिंग चार्ज है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मेरे साथ बोलो, स्पेसिफिक एसेट। अगर आपने कोई स्पेसिफिक एसेट गिरवी रखवा दी जिसकी वैल्यू में नॉर्मली चेंज नहीं होता तो उसको क्या बोला जाएगा? फिक्स्ड चार्ज। मेरे साथ बोलो, फिक्स चार्ज। जोर से बोलो, फिक्स चार्ज इज ए चार्ज ऑन स्पेसिफिक एसेट ऑफ द बोरोविंग कंपनी। फिर से बोलो, फिक्स चार्ज इज ए चार्ज ऑन स्पेसिफिक एसेट ऑफ द बोरोविंग कंपनी। तो दो ही वर्ड याद रखने हैं, स्पेसिफिक एसेट, बोरोविंग कंपनी। दोबारा बोलना, स्पेसिफिक एसेट, बोरोविंग कंपनी। दीज एसेट्स आर, मेरे साथ बोलो, दीज एसेट्स आर परमानेंट नेचर। अगर आपने 3 वर्ड लिख दिए तो उसके बाद नॉर्मल इंग्लिश है। 3 वर्ड बोलो, कौन से हैं? मेरे साथ बोलो, बोरोविंग कंपनी की परमानेंट नेचर की एसेट को, जो कि एक स्पेसिफाइक एसेट है, स्पेसिफिक एसेट है, अगर मैं गिरवी रखवा दूं तो उसको क्या बोला जाएगा? फिक्स चार्ज। परमानेंट नेचर का मैंने अभी एग्जांपल दिया था, बोलो क्या? लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ऑफिस प्रीमाइसेस एटसेट्रा। फर्दर दीज एसेट्स आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। ए फिक्स चार्ज, मेरे साथ बोलो, ए फिक्स चार्ज is usually created by way of mortgage or deposit of title deed। मॉर्टगेज में एसेट जाती है कि एसेट के कागज? शाबाश। अगर फिक्स्ड चार्ज है तो नॉर्मली वो मॉर्टगेज या डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड से हो जाता है, फिजिकली एसेट नहीं जाती। फिजिकली एसेट
हमेशा के नॉर्मली, नॉर्मली शाबाश बेटा, हमेशा के नॉर्मली लिखा तो यूजुअली क्रिएटेड बाय वे ऑफ मॉर्गेज। हाँ लियन होना चाहे तो हो सकती है लेकिन नॉर्मली नहीं होती। आगे देखते हैं। When a charge is created on such asset, the charge remain fixed and the borrowing company is not permitted to sell such asset during the period of charge through its though it may use it। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने की बात है। कंपनी उसको बेच नहीं सकती, यूज कर सकती है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। Asset under fixed charge can be sold only with the permission or consent of the charge holder। क्या ये बात आपको समझ में आई? पीएनबी को दिक्कत नहीं है तो फिर आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? ठीक है जी। A fixed charge is vacated when the money borrowed against the asset subject to fixed asset charge is repaid in full। मेरे साथ साथ बोलो, money borrowed if repaid in full, charge is vacated, चार्ज वेकेट हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा? और जब चार्ज को एक्चुअल में यूज करते हैं तो उसको वेकेट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। अभी बताया था मैंने आपको। चार्ज मैंने अपनी एसेट गिरवी रखा के लोन ले लिया, लोन के टाइम पे रीपेमेंट कर दी, चार्ज रहने दूं कि चार्ज हटवा लूं? हटवा लूंगा तो उसको क्या बोला जाएगा? चार्ज मैंने वेकेट करा लिया। और अगर मैं लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाया तो सामने वाला चार्ज का यूज करके एसेट बेच के अपने लोन की रिकवरी कर देगा, उसको क्या बोला जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन। ये एग्जांपल आपको खुद से रीड करना है। मिसाल से बोलो, फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एसेट और क्लास ऑफ एसेट विच आर ऑफ फ्लक्चुएटिंग और चेंजिंग इन नेचर। फिर से बोलो बेटा, फ्लक्चुएटिंग और चेंजिंग इन नेचर। आपने ऐसी एसेट गिरवी रखवा दी जो कौन सी है? फ्लक्चुएटिंग, या जिसका नेचर ऐसे कि वो चेंज होती रहती है। एग्जांपल, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर एटसेट्रा। इट इज ए चार्ज अपॉन एसेट बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यहां से एमसीक्यू आएगा तो बता दोगे ये चार्ज प्रेजेंट एसेट पर है या फ्यूचर एसेट पे या सब पे है? सब पे। एक स्टॉक बिका, नया स्टॉक आ गया, जो स्टॉक बिक गया उसका चार्ज खत्म हो गया, जो स्टॉक आ गया उसका चार्ज चालू हो गया। बोलो नहीं, ये बात समझ में? लेकिन जब मैंने एक बिल्डिंग गिरवी रखवाई थी तो चार्ज एक बिल्डिंग पे होगा या जितनी भी कंपनी की बिल्डिंग है उन सब पे हो जाएगा? सिर्फ एक उसी बिल्डिंग पे होगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा था स्पेसिफिक एसेट। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? एक कंपनी की 5 बिल्डिंग है, उसने बिल्डिंग 1 पे चार्ज रखा है तो बिल्डिंग 1 पे ही चार्ज है, बात खत्म। ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा। लेकिन आपने स्टॉक पे चार्ज रखवा दिया तो स्टॉक तो भैया बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, तो जो जो बिकता जाएगा उसका चार्ज खत्म होता जाएगा, जो जो नया माल आता जाएगा उस पे चार्ज ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इसलिए ये चार्ज प्रेजेंट एसेट पे है कि फ्यूचर एसेट पर है? दोनों पर है, दोनों पर। एदर से अगर एमसीक्यू आएगा तो बता दोगे। The asset under floating charge keep on changing because borrowing company is permitted to use them for trading or producing final goods for sale। लो बनाने वाले कितने अच्छे हैं। इसने बोला आपने जो फ्लक्चुएटिंग एसेट है, जो गिरवी रख रखी है, आप उसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हो और उससे फाइनल गुड्स भी बना सकते हो। दोबारा बोलना। यहां से मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने रॉ मटेरियल गिरवी रखवाया है या फिनिश गुड्स, या दोनों हो सकती हैं गिरवी? शाबाश। क्योंकि अगर वो फिनिश गुड्स होती तो मैं उसकी ट्रेडिंग करता, और अगर वो रॉ मटेरियल होता तो मैं से फिनिश गुड्स बनाता। जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तो मैडम समझाती थी 2 तरह के बिजनेस होते हैं, ट्रेडिंग का और मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग के वाले के पास 3 चीजें मिलेंगी, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स। तो अगर आपने रॉ मटेरियल का चार्ज रखा है तो रॉ मटेरियल का चार्ज फ्लोटिंग चार्ज है, फिनिश गुड्स का रखा है तो वो भी आपका फ्लोटिंग चार्ज है, दोनों का भी हो सकता है। दस फ्लोटिंग चार्ज इज ए चार्ज दैट फ्लोट अबाउ ओवर चेंजिंग एसेट, एवर चेंजिंग एसेट। ये एग्जांपल आपने रीड करना है। एग्जांपल नंबर 3 भी आपको रीड करना है। Thus, unlike fixed charge, asset offered as security by the company can be dealt with by it in the ordinary course of the business। क्या ordinary course of business के अंदर fluctuating charge की एसेट को कंपनी यूज कर सकती है? यस। सेल कर सकती है? यस। मेरे साथ बोलो, बायर ऑफ द एसेट विल गेट इट फ्री ऑफ चार्ज। क्या बायर इसको फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस मानेगा? यस। मेरे साथ बोलो, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज की बात नहीं कर रहा, अभी किसकी बात कर रहे हैं? फ्लोटिंग चार्ज की। व्हेन द क्रेडिटर
enforces the security due to breach of the term and condition of the floating charge, or company goes into liquidation, the floating charge will become a fixed charge on all the asset available on that date. क्या मैंने पहले भी यही सिखाया था? आपने फ्लोटिंग चार्ज रखवा रखा है। अब कंपनी लोन की रीपेमेंट करने में क्या करती है? डिफॉल्ट में साथ साथ बोलो ब्रीच ऑफ टर्म एंड कंडीशन, फिर से बोलो ब्रीच ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, और कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। क्या बात समझे? मैं पंजाब नेशनल बैंक को, मैंने किसी कंपनी के स्टॉक पे लोन दे रखा है, कंपनी ने मेरा ब्याज टाइम पे दे रखा है, लोन की रीपेमेंट का समय भी रहता है, लेकिन कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में चलेगी, तो मैं कहूंगा सारा स्टॉक इसी समय रोक दो, आज की डेट में जो तुम्हारा स्टॉक है वो अब मेरा हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए फ्लोटिंग चार्ज। क्या आपको क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज समझ में आ गया? फ्लोटिंग चार्ज में रिमेन डोरमेंट। डोरमेंट क्या होता है? डोरमेंट, डोरमेंट पार्टनर बहुत पढ़ा था हमने। क्या आपने सीए फाउंडेशन में डोरमेंट पार्टनर पढ़ा था? क्या होता है डोरमेंट का मतलब? है बिल्कुल सही बात है। तो फ्लोटिंग चार्ज डोरमेंट होता है, बताओ कब तक? शाबाश। फ्लोटिंग चार्ज रिमेन डोरमेंट until it become fixed or crystallized। जब तक ये फिक्स या क्रिस्टलाइज नहीं हो जाएगा, जब तक ये डोरमेंट रहता है, ऑन क्रिस्टलाइजेशन चार्ज द सिक्योरिटी दैट इज रॉ मटेरियल स्टॉक एक्सेट्रा बिकम fixed and is available for realization by the lender so that borrowed money is repaid। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? फिर से बोलो, क्रिस्टलाइजेशन फ्लोटिंग चार्ज may occur when term and condition of the floating charge are violated or company cease to continue its business or company goes into liquidation or creditors enforces the security covered by the floating charge। floating charge को fixed charge और जब तक क्रिस्टलाइज नहीं किया जाएगा जब तक वो डोरमेंट रहेगा। हम इसको क्रिस्टलाइज कब करेंगे, हम इसको फिक्स कब मानेंगे? जब कंपनी ने लोन की टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट कर दिया हो, जब कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में चली गई हो, और बताओ कंपनी ने बिजनेस करना बंद कर दिया हो, कंपनी सीज टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस, और मेरे साथ बोलो क्रेडिटर एनफोर्स द सिक्योरिटी कवर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। क्रेडिटर कह रहे हैं मुझे वो एसेट दे दो जो मेरे पास फ्लोटिंग चार्ज के लिए गिरवी रखी है, तो मैं कहूंगा ना ना नहीं मिलेगी भाई साहब, अपन फ्लोटिंग चार्ज को क्या कर देंगे? क्रिस्टलाइज कर देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगला पॉइंट है ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। क्या आपको चार्ज को रजिस्टर भी कराना पड़ेगा? यस। रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन बाय कंपनी क्रिएटिंग ए चार्ज। मुझे बताओ इस चार्ज को रजिस्टर कौन कराएगा? कंपनी। मेरे साथ बोलो कंपनी। लोन लेने किसके पास गई थी? पंजाब नेशनल बैंक के पास, और इन्होंने मान लो बिल्डिंग क्या रखवा ली? गिरवी। तो ये बिल्डिंग कौन सा एसेट है? जिसमें परमानेंट नेचर की एसेट है, तो इस चार्ज को क्या बोला जाएगा? फिक्स चार्ज। अब लोग कह रहे हैं कंपनी ये जो तुमने चार्ज करवा दिया ये आरओसी को बता दो। अगर कंपनी ना बताई, दोबारा बोलना, तो कंपनी को तो दिक्कत होगी होगी, पीएनबी को भी दिक्कत होगी। कल को पीएनबी इस बिल्डिंग को बेचने लगेगा तो रजिस्टर कहेगा चार्ज तो रजिस्टर ही नहीं है। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? पीएनबी कल को लोन की रीपेमेंट ना मिलने के बाद उस बिल्डिंग को बेचने की कोशिश करेगा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कहेगा भाई साहब इस बिल्डिंग पे तो जो चार्ज है वो रजिस्टर ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं कि तुमने ये बिल्डिंग ऐसे ऐसे चार्ज करवा रखी है। तो पीएनबी कंपनी से पूछता है भाई तूने चार्ज रजिस्टर करा दिया? कंपनी कहती मैं तो नहीं कराती। तो पीएनबी कहता है ओके मैं करा देता हूं। क्या बात समझ में आ गई? पहले कौन कराएगा? कंपनी ना कराए तो बैंक नहीं बोलोगे, पेपर में क्या लिखोगे? लेंडर ऑफ मनी। कह रही है पीएनबी लिखूंगी, उसी को कह रहा हूं, कह रही है बैंक नहीं लिखूंगी पीएनबी लिखूंगी। बेटा लेंडर ऑफ मनी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेंडर ऑफ मनी। अगला क्वेश्चन, आप आरओसी हो, आप कौन हो? मैं बीएनबी। मैं कौन? मैं आपके पास पहुंच गया, मैंने कहा देख फलानी कंपनी की फलानी बिल्डिंग मैंने गिरवी रखवा रखी है, ये चार्ज है रजिस्टर करा ले।
आरओसी मेरी बात मान लेगा, ये कंपनी से वेरीफाई करेगा, कंपनी से वेरीफाई करेगा, कंपनी कह देती है हाँ हाँ ये ठीक कह रहे तो चार्ज रजिस्टर हो जाएगा। बोलो नहीं आई बात समझ में? क्या? कोई बात नहीं, वो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। जब ये चार्ज लिखा जाएगा तो क्या कोई डीड बनेगी? यस। क्या तो क्या कोई एग्रीमेंट बनेगा? यस। उस एग्रीमेंट को चैलेंज करेगा पंजाब नेशनल बैंक कोर्ट में, फिर कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि एग्रीमेंट गलत है, अदरवाइज वो फिर डिफॉल्ट में भी आ जाएगा। क्या यहाँ तक बेसिक बातें समझ में आ गई? जो मैंने बताया इसी नॉलेज पे पढ़ना स्टार्ट करो, सब कुछ एक साथ समझ में आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन बाय कंपनी क्रिएटिंग ए चार्ज, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी क्रिएटिंग ए चार्ज, मेरे साथ बोलो विद इन और आउटसाइड इंडिया। भाई साहब, creating a charge within or outside India on the property or asset or any of its undertaking, whether tangible or otherwise, is situated in or outside India to register the particular of the charge। क्या चीज इंडिया में और आउटसाइड इंडिया की बात कर रहा है? एसेट के चार्ज के दोनों। एक बच्चा कह रहे दोनों, बाकी बच्चे बताएं। एसेट इंडिया और आउटसाइड इंडिया की बात कर रहा है कि चार्ज विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया की बात कर रहा है, या दोनों की बात कर रहा है? अगर ये बेटा ये लिखा हो ना इंडिया सिचुएटेड इन और आउटसाइड इंडिया, लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है विद इन और आउटसाइड इंडिया, तो क्या चीज विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया की बात कर रहा है? एसेट की बात कर रहा है कि चार्ज की बात कर रहा है कि दोनों की बात कर रहा है? जी हाँ, दोनों की बात कर रहा है। आपकी एसेट इंडिया में है, वो आपने गिरवी रखवाई है, आउटसाइड इंडिया है, वो आपने गिरवी रखवाई है, या आपने लोन इंडिया से लेके कोई एसेट गिरवी रखवाई है, या लोन इंडिया से बाहर से लेके कोई एसेट आपने गिरवी रखवाई है, सब चार्ज रजिस्टर कराने पड़ेंगे। बोलो नहीं आई बात समझ में? एमसीक्यू आएगा तो समझा दोगे उसको? केडी एसेट गिरवी रखवाई है, इन इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, कहां पे गिरवी रखवाई है? इन इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया, बात खत्म। मेरे को चार्ज को क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चार्ज दैट इज प्रॉपर्टी और एसेट और एनी ऑफ द कंपनीज अंडरटेकिंग मे बी सिचुएटेड विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, अकॉर्डिंगली चार्ज मे बी क्रिएटेड विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द एसेट। क्या चार्ज मुझे इंडिया में भी क्रिएट करना पड़ सकता है? यस। आउटसाइड इंडिया भी करना पड़ सकता है? यस। किस चीज पे डिपेंड करता है? लोकेशन ऑफ द एसेट। द प्रॉपर्टी और एसेट चार्ज में साथ बोलो मे बी टेंजिबल एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फाइनेंशियल एसेट लाइक इन्वेस्टमेंट इन शेयर और डिवेंचर। क्या आप टेंजिबल एसेट गिरवी रखवा सकते हो? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। यस। क्या आप बेटा फाइनेंशियल एसेट भी गिरवी रखवा सकते हो? यस। फाइनेंशियल एसेट क्या होती हैं? जो एक कागज का टुकड़ा होती हैं, जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, वो अपनी वैल्यू और कहीं से ड्राइव करती हैं। दोबारा बोलना, वो अपनी वैल्यू और किसी से ड्राइव कराती हैं। जैसे कंपनी का शेयर, कंपनी के शेयर एक कागज का जो टुकड़ा है जिसपे लिखा हुआ है कंपनी का शेयर है और मनोज कालरा इसका मालिक है, फिजिकली उस कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस कागज के टुकड़े को जिसको हम शेयर बोल रहे हैं उसकी वैल्यू कंपनी की नेटवर्थ से निकलेगी, कंपनी की गुडविल से निकलेगी, कंपनी के पास्ट ट्रेंड से निकलेगी, तो भैया वो अपनी वैल्यू और किसी से निकलवाता है। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट। शेयर डिवेंचर हो सकते हैं। इट मे बी अदरवाइज आल्सो इन एन इंटेंजिबल एसेट सच एज पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। यहां से फिर एमसीक्यू पूछे तो बता दोगे कि आप इंटेंजिबल एसेट भी चार्ज करवा सकते हो? यस। The word otherwise when used in section would have the effect of the, ये क्या लिखा हुआ है? widening the scope and operation of the provision। जब मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ ना अदरवाइज, अदरवाइज लिख दिया, इसका मतलब इस लॉ का जो स्कोप है वो ज्यादा हो गया। When a charge is created by deposit of title deed, normally bank agree for this mode of charge instead of proper mortgage, it is also registerable by borrowing company। मेरे साथ सब लोग डिपोजिट ऑफ टाइटल डीड। डिपोजिट ऑफ टाइटल डीड का मतलब है बैंक कहता है अपनी बिल्डिंग के कागज मेरे पास जमा करा दे, मेरे नाम ना करा। क्या ये बात आपको समझ में आई? नाम नहीं कराए हैं बैंक ने। बैंक ने कहा मेरे को आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका टाइटल जमा करा, जो मेरे नाम मत करो टाइटल। मतलब वो बिल्डिंग आज भी किसके नाम रहेगी? कंपनी के, लेकिन उस बिल्डिंग के जो ओरिजिनल कागज हैं वो किसके पास चले गए? बैंक के पास, और बैंक ने हमारे पास सेव रख लिया। इसका मतलब अब वो कंपनी उस बिल्डिंग को बेच नहीं पाएगी क्योंकि ओरिजिनल कागज ही नहीं है बिल्डिंग के पास। क्या बात समझ में आ गई? रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज
होल्डर। खुद बताए बेटा, रजिस्ट्रेशन चार्ज होल्डर कब कराएगा? जब कंपनी नहीं कराएगी। अभी तो समझाया था। क्या है, दोबारा बात बताऊं? अगर कंपनी इस चार्ज को रजिस्टर नहीं कराती तो कौन कराएगा? लेंडर ऑफ द मनी, चार्ज होल्डर। एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन of charge explain later provide that in case of borrowing company creating the charge, मेरे साथ सब बोलो, fail to register the charge within prescribed period of 30 days, the person in whose favor the charge is created can get the charge registered। यूं नहीं कि सीधा पीएनबी में उठा के पहुंच जाएगा, 30 दिन उसको इंतजार करना पड़ेगा। कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा? 30 दिन में किसकी बारी है? कंपनी की बारी है कि वो अपने चार्ज को क्या करा लेगी? रजिस्टर। और कंपनी 30 दिन में रजिस्टर नहीं कराती तो चार्ज होल्डर उस चार्ज को रजिस्टर करवा सकता है। मेरे साथ बोलो, रजिस्ट्रेशन बाय परचेजर। कह रहा है it cover another case of registration of the charge where the company purchased some property in whose case a charge was already registered. In this case also the company purchasing the property shall get the charge registered in its name in place of seller in the record of register of the company। मुझे बताना बेटा क्या कहना चाह रही है? मैं साथ साथ देखो, कंपनी ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी और वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी चार्ज थी कहीं पे। शेल गेट द चार्ज रजिस्टर इन इट्स नेम इन प्लेस ऑफ सेलर इन रिकॉर्ड ऑफ द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। नहीं आया ना कुछ समझ में? नहीं आया ना? मेरे को पता नहीं आया। आ गया बेटा? बताओ। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। मैं बताता हूं कैसे। कई बार मुसीबतों का पहाड़, सुना ना आपने, आ जाता है। कंपनी ने लोन लिया, एसेट को गिरवी रख दिया। दोबारा बोलना। ले लिया लोन, इसी को चार्ज बोला, इस चार्ज को रजिस्टर करा लिया। अब कंपनी इस लोन की और कंपनी इस लोन के इंटरेस्ट की रीपेमेंट नहीं कर पा रही। अब कंपनी पे काले काले दाग लगेंगे, धब्बे लगेंगे, क्रेडिट रेटिंग इसकी नीचे चली जाएगी, गुडविल खराब हो जाएगी, शेयर की वैल्यू और कम हो जाएगी। और कंपनी को लगता है यार अगर मैं इस एसेट को बेच दूं, क्योंकि जब एसेट गिरवी रखवाई थी, जब 50 लाख की थी, लोन लिया था 50 लाख का, आज वो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ के 4 करोड़ रुपए होगी। तो कंपनी कहती है क्यों ना इस एसेट को बेच के लोन और लोन के ब्याज की पेमेंट करके जो पैसा बचेगा उससे किराए की बिल्डिंग में काम धंधा कर लेते हैं, सर्वाइव तो हो जाएंगे। लग रहा है? दिमाग लग रहा है? कंपनी क्या सोच रही, दिमाग लग रहा है? अब कंपनी इस एसेट को बेचना चाहती है। अच्छा, अगर कंपनी लोन की रीपेमेंट ना करे तो इस एसेट को कौन बेचेगा? चार्ज होल्डर। वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, लो पूरा फॉलो करना पड़ेगा। टाइम लगेगा या जल्दी जल्दी हो जाएगा? याद करो, सीए फाउंडेशन के दिन लिक्विडेशन के प्रोसेस में क्या पता कितने साल लग जाए, 2 साल, 4 साल, 5 साल। तो कंपनी एक पार्टी के पास गई और कहती है ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। समझ गया ना? मैंने लोन लिया था, इतने करोड़ रुपए की एसेट गिरवी रखवाई गई थी, मैं लोन की रीपेमेंट नहीं कर रहा, तुम ये एसेट खरीद लो और इस लोन का हिसाब किताब करा दो। ये पार्टी कहती है कोई ना। अब इस पार्टी के पास 2 ऑप्शन है। कितनी ऑप्शन? इस लोन को अपने नाम करा ले, एसेट इसकी हो जाएगी, चार्ज इसके नाम हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन, पैसे दे दे, लोन की रीपेमेंट कर दे, जो फालतू पैसे हैं वो कंपनी को दे दे और एसेट अपने नाम कर ले। नहीं आई ना बात समझ में? सामने वाले के पास बहुत पैसे हैं, क्या है, तो वो बैंक को बैंक का लोन प्लस उसके इंटरेस्ट की रीपेमेंट कर देता है, कहता है चार्ज हटा, बाकी जो पैसे बच गए वो कंपनी को दे देता है और वो एसेट अपने नाम करा लेता है। बोलो नहीं आई बात समझ में? और अगर ये थर्ड पार्टी ऐसा ना चाहे तो ये चार्ज और लोन अपने नाम करा लेगा, ये पाक साफ निकल जाएगा, क्रेडिट रेटिंग इसकी ठीक हो जाएगी या खराब होने से बच जाएगी। क्या बात आपको समझ में आ गई? लेकिन वो जो चार्ज है ऑटोमेटिकली परचेजिंग कंपनी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने यहाँ पार्टी लिखा हुआ है, वहां कंपनी लिखा हुआ है, क्योंकि अब मैं खरीद रहूंगा एज ए कंपनी, मैं ऐसी एसेट खरीदूंगा जो ऑलरेडी कहीं पर लोन देके गिरवी रख के चार्ज है, तो मेरे नाम चार्ज हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब क्वेश्चन उठता है कि भाई साहब इस चार्ज को रजिस्टर कैसे कराओगे? मैंने कहा ले अभी करा देते हैं। कितने दिन में कराना ये तो पता है आपको? 30 दिन में। याद आ गया? आपने नहीं कराया तो कौन करा देगा?
लेंडर ऑफ द मनी, जिसका दूसरा नाम कौन होता है, चार्ज होल्डर। द पर्टिकुलर ऑफ द चार्ज इन द प्रेस करे फॉर्म टुगेदर विद द, में साथ बोलो कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इफ एनी क्रिएटिंग द चार्ज ड्यूली साइंड बाय द कंपनी and the charge holder shall be filed with the registrar within 30 days of creation of the charge along with the prescribed fees। गहरी लंबी सांस लो। हम एक चार्ज करेंगे, चार्ज का डीड बनाएंगे, चार्ज का डीड नहीं बनाएंगे तो एक चार्ज का इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। अब वो चार्ज का इंस्ट्रूमेंट लेकर अपन पहुंच जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। अपन कौन है बेटा, बोलो कंपनी। कहां गया कहां गया कहां गया, कंपनी कहां लिखा, ये रहा। कंपनी कहेगी देखो ये रहा चार्ज डीड, देखो मेरे साइन, देखो क्रिएटर जो है चार्ज होल्डर है उसके साइन, ये ट्रांजैक्शन हमने करी, ये लो चार्ज को क्या कर दो, रजिस्टर। ये पकड़ो फीस, आखिरी वर्ड बोलना, ये पकड़ो फीस। ये फीस किसने दी है, कंपनी ने दी है। और कंपनी 30 दिन में चार्ज को रजिस्टर नहीं करती तो कौन जाएगा, चार्ज होल्डर। रजिस्ट्रार कहेगा मेरे को तो फीस चाहिए, तो फीस ड्यूटी किसकी है, दे कौन रहा है, चार्ज होल्डर। शाबाश, ये लिखा हुआ है लो में, यही लिखा हुआ है। क्या सारी चीजें इंटरलिंक हो रही हैं। वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, a copy of every instrument creating or modifying the charge or required to be filed with the registrar shall be verified as below। आप उसको वेरीफाई करेंगे। वेयर द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट सोलिली टू द प्रॉपर्टी के बाद के लिखा हुआ सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, द कॉपी शैल बी वेरीफाइड बाय वेरिफिकेशन इशूड आइदर अंडर द सील इफ एनी ऑफ द कंपनी और अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और ऑथोराइज ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर और अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज ऑफ चार्ज। क्या बात आपको समझ में आ गई। आप उसको एज ए रजिस्ट्रार उस चार्ज के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसको क्या कराया जाएगा, वेरीफाई कराया जाएगा। अगर ये चार्ज किसी कंपनी के फेवर में है तो कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए, कंपनी के डायरेक्टर से कंफर्म करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी से बात करेंगे, ऑथराइज ऑफिसर से बात करेंगे, और अगर और कोई व्यक्ति है तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उससे बात करेंगे। वेयर द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट टू द प्रॉपर्टी के बाद के लिखा हुआ सिचुएटेड इन इंडिया वेदर होली और पार्शली द कॉपी शैल बी वेरीफाइड बाय सर्टिफिकेट इशूड अंडर द हैंड्स ऑफ एनी डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और ऑथराइज ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर। दो बातें बोलेगा, डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, बोलो, और ऑथराइज ऑफिसर। पक्का जी, ये पढ़ लेना। मेरे साथ से बोलो, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। अपने को एज ए कंपनी चार्ज को कितने दिन में रजिस्टर करा लेना है, 30 दिन में। कंपनी कह रहे मैं तो बिजी बहुत हूँ, काम करूं कि ठीक आते रजिस्ट्रार के पास भागू। तुम कह रहे कोई ना, लेट जमा करा दियो। द ओरिजिनल पीरियड विद इन विच द चार्ज नीड टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द चार्ज इज 30 days। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज फॉलोइंग प्रोविजन आर एप्लीकेबल। मेरे साथ बोलो, चार्ज क्रिएटेड बिफोर 2/11/2018, अपन बैठे हैं 26 में। इन सच केस वे द चार्ज वाज क्रिएटेड बिफोर 2/11/2018 बट वाज नॉट रजिस्टर्ड विद इन द ओरिजिनल टाइम पीरियड। मुझे बताओगे बेटा ये 2/11 क्यों लिखा, चार्ज हमने, क्योंकि ये रूल 2/11 को आया था, बस 2/11/2018 को आया था। अगर आपने 2/11/2018 से पहले चार्ज करा लिया तो आप उसको रजिस्टर कितने दिन में कराना पड़ेगा, 30 दिन में। Original period of 30 days, the registrar may on the application of the company allow such registration to be made within a period of 300 days of such creation. Further, if the charge is not registered within the extended period of 300 days, it shall be done within 6 months from 2/11/2018 on payment of prescribed additional fees. सोच के बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। बोलो क्यों, अपन 2026 में बैठे हैं और 2018 के 300 दिन तो 2019 में खत्म हो गए होंगे। तो ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने 2019 में पेपर दिए थे। अब है, तुमने पढ़ लिया। फिर से बोलो, पहले कितने दिन मिलेंगे, 30 दिन। 30 दिन में कंपनी चार्ज को रजिस्टर नहीं करा पाई और कंपनी एप्लीकेशन देती है तो हम उसको कितने दिन का समय दे देंगे, 300 दिन। 300 दिन के लिए साथ में क्या लगेगी, एडिशनल फीस। अब नालायक ने इस 300 दिन में भी रजिस्टर नहीं कराया, फिर 6 महीने रजिस्टर विद इन 6 मंथ फ्रॉम 2/11/2018। 2/11/2018 से 6 महीने के अंदर आप इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। बात खत्म।
पक्का जी, आगे चलें। चार्ज क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 2/11/2018, यहीं से पेपर में क्वेश्चन आएगा, ऊपर वाले से पेपर आना भी नहीं चाहिए, और अगर आ जाए तो समझ लेना आप पे अत्याचार हो गया। पुराने रूल कौन याद करे यार। लेकिन बोलो लेकिन, मान लो आपने उस समय कोई गलती करी थी और आप पकड़े गए, तो रूल तो उसी हिसाब से लगेगा ना, इसलिए पता होना चाहिए। किसको समझ में आई मेरी बात? उस समय आपने चार्ज की कोई गड़बड़ करी और आज समझ में आई और आज पकड़े गए, तो जो लो लगेगा वो 2/11/2018 से पहले के बाद है, उसके हिसाब से लगेगा, इसलिए लिखा हुआ है बुक में। हालांकि कुछ टीचर ने अपनी बुक में ये लाइन हटा रखी है, ऊपर वाली लाइन हटा रखी है, वो कहते हैं पेपर में आती बाती है नहीं, तुम छोटे छोटे नादान बच्चे फाउंडेशन वाले क्यों पढ़ रहे हो। In case where the charge was created on or after 2/11/2018, but registration of the charge was not effective within the period of 30 days, the registrar may on the application by the company allow the registration made within में साथ बोलो period of 30 days of such creation। सही बोला है मैंने। ये चार्ज हुआ, ओरिजिनल टाइम कितना था 30, एक्सटेंड करके यहां से 60 दिए भाई साहब, ये गलती मत कर देना। 30 से 60 नहीं दिए, शुरू से 60 दिए। मैं साथ साथ दोबारा से बोलो, पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ सच क्रिएशन, 60 डेज ऑफ सच क्रिएशन। 30 का समय था, 30 की एक्सटेंशन दे सकता है बस। बोलो नहीं आई बात समझ में? पिछले में तो 300 बोल देता था। आगे बात करते हैं। 30 दिन का समय था, 30 दिन का एक्सटेंड कर दिया। पेपर में 30 दिन का एक्सटेंशन ऐसे मत लिखना, पेपर में लिखना कि आप उसको क्रिएशन से 60 दिन का समय दे दोगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इन सच अ वर्ड ए ग्रेस पीरियड ऑफ अनदर 30 डेज इज ग्रांटेड आफ्टर द एक्सपायरी हो 30 डेज ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस एज अ प्रेस्क्राइब। ये भी फ्री में नहीं होगा, उसकी एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। देखो 30 दिन में चार्ज रजिस्टर कराओगे तो फीस है, और अगर आप लेट होगे तो एडिशनल फीस है। फीस तो देनी है, एडिशनल फीस साथ में देनी पड़ेगी। बोलो नहीं आई बात समझ में? If the charge is not registered within the extended period and above, the company shall make an application and the registrar is empowered to allow such registration to be made within further period of 60 days। मेरे साथ बोलो further period of 60 days after payment of prescribed, बोलो ना ad valorem फीस। फीस नहीं, केडी फीस? एड वलोरम फीस परसेंटेज में होती है, जैसे अमाउंट बढ़ेगा फीस भी बढ़ जाएगी। जैसे मैं कह दूं फीस 100 रुपए है तो 100 रुपए है। जैसे मैं कह दूं फीस लोन के अमाउंट का 2% है, ये ना बात समझ में? इनकम टैक्स में आया था एड वलोरम। ओके, मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं आती, मेरे को टैक्स आता है थोड़ा सा, तो टैक्स में भी आता है एड वलोरम। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यानी कि सामने वाले को टोटल 120 दिन मिलेंगे। बोलो ना 30 दिन 30 दिन 60 दिन, बोलो हाँ 30 दिन 30 दिन 60 दिन, और ये हो गए आपके शुरू से 60 दिन। बोलो नहीं आई बात समझ में? यहां पे क्या देनी है? फीस। यहां पे क्या देनी है? एडिशनल फीस। यहां पे क्या देनी है? एड वलोरम फीस। बोलो नहीं आई बात समझ में? ये क्या थी? डेट ऑफ चार्ज। ओके, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। ओके, अब ठीक है जी, ये आर है, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। खत्म होगी बात, ये लिख लोगे। आफ्टर 2/11/2018 30 दिन, 30 दिन में नहीं हुआ तो टोटल 60, यानी कि नए 30 दिन, और उसमें भी नहीं हुआ तो इफ नॉट रजिस्टर्ड विद नेक्स्ट 30 डे, अगले 60 दिन और मिल जाएंगे, और वो भी वो एड वलोरम फीस के साथ। खत्म। प्रोसीजर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ द टाइम। बताएं बेटा, गलती में कौन है? कंपनी। तो कंपनी क्या देगी? एप्लीकेशन। हर एक एप्लीकेशन जो दी जाएगी एक्सटेंशन पीरियड के लिए, वो एप्लीकेशन कैसे होनी चाहिए? प्रेस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है जी, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए। द सेड एप्लीकेशन नीड टू बी सपोर्टेड बाय, में साथ बोलो, डिक्लेरेशन फ्रॉम द कंपनी साइन बाय द कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर that such belated filing shall not adversely affect the right of any other intervening creditor of the company। आपको ये लिख के देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि क्योंकि हम चार्ज लेट रजिस्टर करा रहे हैं, इसकी वजह से किसी भी क्रेडिटर ऑफ कंपनी के किसी भी राइट में कोई नुकसान नहीं हो रहा। क्या बात आपको समझ में आ गई?
किसी का कोई भी राइट एडवर्सली इफेक्ट नहीं हो रहा। ये बात कौन लिख के देगा? कंपनी। अब कंपनी के ब्याह पर कौन लिखेगा? कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर। बोलो नहीं आई बात समझ में? मतलब वो जो डिक्लेरेशन होगी उस पर कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर के साइन होने चाहिए। आफ्टर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द टाइम द रजिस्ट्रार on being satisfaction that company has sufficient cause for not filing the particular and instrument of the charge if any within the original period of 30 days may allow registration of the charge within extended period further requisite additional fees or ad valorem fees as applicable as the case may be। मतलब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होना चाहिए कि कंपनी के पास सफिशिएंट कोज थे उस चार्ज को रजिस्टर ना कराने के, तो फिर वो रजिस्ट्रार क्या करेगा? एडिशनल फीस लेके, एड वैलोरम फीस लेके आपके चार्ज को रजिस्टर कर देगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यहाँ पे समझा रखा है एड वैलोरम मींस प्रोपोर्शन इन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की वैल्यू के प्रोपोर्शन में कोई चीज हो जाए तो वो एड वैलोरम होती है। पक्का? एड वैलोरम वैल्यू के हिसाब से कम ज्यादा होती जाएगी। इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ registration where the charge or modification of duly register of the company a certificate of registration or modification shall be issued by the registrar। आप बताओ कहाँ गए थे? रजिस्ट्रार के पास। क्या कराने के लिए? चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए। जैसे वो चार्ज को रजिस्टर करेगा वो क्या दे देगा? आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। द सर्टिफिकेट सो इशूड बाय द रजिस्ट्रार शैल बी, में साथ बोलो, कंक्लूसिव एविडेंस दैट रिक्वायरमेंट ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एंड द रूल मेड देयर अंडर हैज बीन कंप्लाइड। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ चार्ज आ गया तो इसका ये प्रूफ है कि आपने चैप्टर 6 को फॉलो किया है। सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज हैं वो आपने फॉलो करे हैं। ये इसी बात का प्रूफ है। खत्म। सेक्शन 77 नॉट अप्लाई टू सर्टेन चार्ज। The application of section 7 shall not be made to certain charge which are prescribed in accordance with the consultation of Reserve Bank of India। ये काटा मार रखा है, कह रहे भाई साहब कुछ चार्ज ऐसे हैं जो रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके। मैंने कहा ओके ये पढ़ लेना। मेरे साथ से बोलो डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज। ऑल चार्ज रजिस्टर विद द रेस्पेक्टिव रजिस्टर ऑफ द कंपनी आर, मेरे साथ से बोलो, पब्लिक डॉक्यूमेंट and imply that any person who wishes to lend money to the company against the security of such property or buy it can refer to the Ministry of Corporate Affairs portal and find out if there is any charge credited on that asset। कुछ बात समझ में आई? अगर आप किसी भी कंपनी की एसेट खरीदना चाहते हो तो MCA की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना कि वो एसेट कहीं पे गिरवी तो नहीं रखी हुई, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है। बोलो नहीं है बात समझ में? It is to be noted that any document filed with the register of the Registration Act of the constructive notice, मेरे साथ बोलो, ये नोटिस कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा। फिर से बोलो, कंस्ट्रक्टिव मीन्स इम्प्लाइड, डीम्ड, नोटिस मीन्स नॉलेज। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है इम्प्लाइड, नोटिस का मतलब है नॉलेज। अगर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और आपने किसी कंपनी की वो एसेट खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया जो किसी चार्ज में रजिस्टर्ड थी, तो कंपनी जिम्मेवार है कि आप शाबाश पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ के जा रहे? याद आ गया? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? शाबाश। सच कंस्ट्रक्टिव नोटिस मीन्स इम्प्लाइड और डीम्ड नॉलेज। क्या आपको याद आ गया बेटा कंस्ट्रक्टिव नोटिस? This means that even though the third party has not referred to the public document, he would still be considered or deemed to have seen it. This is because of deeming provision creating a legal fiction। हम मान लेंगे कि उसने पढ़ा है। Accordingly, Section 80 of the company state that where the charge is registered under Section 77, any person acquiring such property, asset, undertaking or part thereunder of any share or interest there shall be deemed to have notice of charge from the date of such registration। अगर कोई खरीद रहा है तो हम ये मान लेंगे कि उसकी नॉलेज में ये बात है। Thus, every person, ठीक है लिखा हुआ है, proposing to deal with the company should verify whether the asset is already under any charge or not by going through the record of the charge maintained by the office of the registrar of the company before entering into transaction। वही बात बार बार बोल रहे हैं। In case third party enter into transaction without making any inquiry, क्वेश्चन समझ में आ गया? आपने किसी कंपनी के साथ एसेट खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया और आपने इंक्वायरी नहीं करी कि वो एसेट कहीं चार्ज है या नहीं है, एंड लेटर ऑन सफर लॉस बिकॉज ऑफ चार्ज, में साथ सब लो, देन ही कैन नॉट क्लेम द लॉस
from the company, for it shall be deemed that he has notice of a charge. It is noteworthy that compulsory registration of the charge also act as a method of preventing a company from offering the same asset as security to borrowed fund fraudulently from the different lender. दो वर्ड बोलो, different lender. मैंने एक एसेट गिरवी रख के लोन ले लिया, अब वही एसेट दूसरे बंदे को गिरवी रख के लोन ले लेता हूँ, फिर वही एसेट तीसरे बंदे को गिरवी रख के लोन ले लेता हूँ, ऐसे में सबके स्वाद ले लेता हूँ, पैसे लेके भाग जाऊंगा। ऐसा होने का गया नहीं, क्योंकि जब दूसरी बार आप उसी गिरवी रखी हुई एसेट पे लोन लेने जाओगे तो जो लोन दे रहा होगा वो एमसीए से कन्फर्म कर लेगा कि वो एसेट ऑलरेडी चार्ज तो नहीं है। हम कौन गहरी लंबी सांस लो। जितना तुम्हारे में दिमाग है ना, उससे बहुत ज्यादा दिमाग फ्रॉड बंदों में है। मैंने इसको अपनी कार के कागज गिरवी रखवा के लोन ले लिया, सरकार के पास पहुंच गया, मैं कहूंगा मेरी आरसी जेब में से चोरी होगी, पर्स गिर गया था, पर्स में कार की आरसी थी, मेरी कार की आरसी गुम होगी, प्लीज मुझे डुप्लीकेट आरसी निकलवा के दी जाए। क्या सरकार मुझे डुप्लीकेट आरसी निकाल देगी? कार की निकाल देगी। अब उससे मैं कार बेच दूंगा, ये उस आरसी को लेके खुश हो रही होगी, अरे मेरे पास तो आरसी है, वाह ये कार बेच नहीं सकता, और मैं सारे कांड कर जाऊंगा। नहीं आई बात समझ में? एक और आसान तरीका बताता हूं, मैंने इसको कार के कागज गिरवी नहीं रखवाए, मेरे पास ही हैं, गुम भी नहीं हुए, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होती है 100 रुपए में। बोलो 100 रुपए। 100 रुपए में क्या दर्ज हो जाएगी? ऑनलाइन एफआईआर। मैं कहूंगा मेरी कार के कागज मेरे घर में कहीं गुम हो गए हैं, प्लीज मेरी कार के नए कागज बना के दिए जाएं। सरकार दे देगी। मेरे पास एक कार के 2 कागज, दोनों ओरिजिनल, एक इसको दे दूंगा, एक और किसी को दे दूंगा। अगर ये चार्ज रजिस्टर नहीं होगा तो पॉसिबल है ना जी, अगर ये चार्ज रजिस्टर हो गया तो पॉसिबल नहीं है। कार का नंबर थोड़ी बदल दूंगा, बिल्डिंग एड्रेस थोड़ी बदल दूंगा। नहीं आई बात समझ में? अब समझ में आ रहा है? तो जो आप सोच रहे हो सब हम सोच के लो बनाए बैठे हैं। और कुछ? ठीक है। कंसीक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज, सेक्शन 77(3)(4। रिकॉर्डिंग रोक के एक मस्त एग्जांपल देता हूं, आगे सुनो। नो चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय, बोलो, लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और द इंसोलेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 और एनी अदर क्रेडिटर अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड एंड ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच चार्ज इज गिवन बाय द रजिस्ट्रार। कुछ समझ में आया? आपने लोन लेके एसेट गिरवी रख के लोन ले लिया और आपने उस चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया, और कंपनी की होगी लिक्विडेशन। दोबारा बोलना, कंपनी की क्या होगी? अब एसेट किसकी? चार्ज होल्डर की या लिक्विडेटर की? आंसर इज लिक्विडेटर की, क्योंकि आपने चार्ज रजिस्टर नहीं कराया था। और अगर चार्ज रजिस्टर हो जाता तो लिक्विडेटर उस एसेट को हाथ नहीं लगा सकता। याद आ गया? जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, दांत तुम्हारे बच्चे कच्चे थे, फाउंडेशन में तुम पढ़ते थे, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस। सेल में ओनरशिप चेंज हो चुकी होती है, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप चेंज नहीं होती। एग्रीमेंट टू सेल के बाद अगर एसेट में कुछ लॉस हो जाता है तो वो लॉस किसका होता है? सेलर का, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। इट मीन्स दैट चार्ज विल बिकम वाइड against the liquidator and other creditor of the company simply stated at the time of winding up the creditor whose charge has not been registered। मेरे साथ बोलो, creditor whose charge has not been registered will be reduced to the level of an unsecured। वो खुश घूम रहा है कि मैंने फलानी एसेट पे चार्ज ले रखा है, चार्ज रजिस्टर नहीं है, तो अपन उसको कहेंगे जा वहां दूर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ जाके लाइन में खड़ा हो जा, पहले सिक्योरिटी की पेमेंट करेंगे, कुछ बचेगा तो तेरे को देंगे। बोलो, नहीं आई बात समझ में? नाइदर द लिक्विडेटर नॉर एनी क्रेडिटर विल गिव लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ए चार्ज दैट इज नॉट रजिस्टर्ड। However, it shall be precised any contract or obligation for the repayment of money secured by the charge. It implies that debt is valid and may be enforced against the company, though the court by filing a suit, but the security is lost। लो बनाने वाले इतने गंदे हैं, पता क्या करें? क्रेडिटर ने एसेट गिरवी रखवाई, चार्ज ले लिया, चार्ज रजिस्टर नहीं कराया,
तो चार्ज तो इनवैलिड है, चार्ज क्या है? अब कंपनी कह रही है क्रेडिटर तो भी इनवैलिड है, तो लोग कहते हैं ना ना ना, क्रेडिटर तो वो जिंदा है, बस वो अनसिक्योर्ड हो गया, उसको एसेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? कंपनी भी बड़ी सियानी है, कंपनी भी कह देती है जब चार्ज इनवैलिड है तो क्रेडिटर भी इनवैलिड हो गया। लोग कहते हैं पागल है क्या, चार्ज इनवैलिड है क्रेडिटर तो वैलिड है। हाँ वो अलग बात है कि आपकी सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, और वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह आपसे पैसे मांग सकता है। बोलो नहीं है बात समझ में? फर्दर इट मे बी नोटेड दैट फेलियर टू रजिस्टर चार्ज शैल नॉट, क्या लिखा हुआ है, एब्सॉल्व ए कंपनी फ्रॉम द लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 6। खत्म। अंदर इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ नॉन दैट चार्ज होल्डर लॉस प्रायोरिटी। बताओ, वही बात घुमा घुमा के बोले जा रहा है, चार्ज होल्डर की क्या चीज गई, एसेट की गई, उसका सिक्योरिटी का जो राइट था वो गया, वो अनसिक्योर्ड चला गया, उसका प्रायोरिटी क्या हो गया, लॉस होगी। एंड एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज दैट इज इवन इफ द रजिस्टर्ड विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल 30 days shall not preside any right acquired in respect of any property before the charge is actually registered। कुछ समझ में आया? बोलो ना, बताओ ना, क्या समझ में आया बताना भाई, इसका मीनिंग बताओ फटाफट। Any subsequent registration of a charge, that is even if it is registered within the extended period instead of original 30 days, shall not preside any right against the right of any liquidation। तो बेटा पूरे पैरे में कहीं लिखा हुआ, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, 30 दिन के बाद चार्ज रजिस्टर कराया गया है। अब बताओ वो जेन्युइन चार्ज है कि उस चार्ज को भी इनवैलिड बोल दोगे? बस यही कह रहा है, बस और क्या। पढ़ लेना ये एग्जांपल। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के बाद क्या लिखा बोलो, बाय चार्ज। चार्ज होल्डर मुंह उठा के कभी भी चला जाएगा, या जब कंपनी को पहले 30 दिन का टाइम दे दें। अब ये चार्ज होल्डर मुंह उठा के किसके पास चला गया, रजिस्ट्रार के पास, कि मैंने फलानी कंपनी को लोन दिया और फलानी कंपनी की फलानी एसेट मेरे पास गिरवी है। रजिस्ट्रार उसकी बात मान लेगा, कंपनी से वेरीफाई करेगा। अब जैसे ही वो कंपनी से वेरीफाई कराएगा ना, कंपनी दिल पे ले जाएगी बात, क्योंकि मेरी ड्यूटी चार्ज होल्डर क्यों पे कर रहा है। तो कंपनी रजिस्ट्रार को कहती है साहब गलती होगी, मैं खुद आ रही हूं, प्लीज मैं करवा देती हूं चार्ज को रजिस्टर, आप उसको को रजिस्टर मत करा। और अगर चार्ज होल्डर ने रजिस्टर करा दिया, फिर चार्ज होल्डर प्रेस्क्राइब फीस जो थी, चाहे वो एडवलम थी चाहे कोई सी भी थी, वो अपनी कंपनी से मांग लेगा। खत्म। It can be seen from the above discussion that non-registration or delayed registration should seriously affect the interest of the charge holder। किसका इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है? चार्ज होल्डर का। कंपनी तो लोन लेके एंजॉय कर रही है। Therefore the law provide that the charge holder own opportunity in this respect। section 70 of the Company Act empower the holder to charge holder of the charge to get the charge registered in case of company creating the charge on its property fail to do so। ये राइट कब आएगा? जब कंपनी फेल टू डू सो हो जाएगी। पढ़े बेटा? कहां से शुरू करें बताओ? यहां से। कंपनी क्रिएटिंग चार्ज मस्ट रजिस्टर सेड चार्ज। Company fail to register within 30 days। Charge holder may apply to the registrar। Registrar shall give a notice to the company। रजिस्ट्रार कंपनी से पूछेगा क्या तुमने लोन लेके एसेट गिरवी रखवाई है। If no objection is received, registrar will register the charge within a period, बोलो 14 days after giving notice to the company। कंपनी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दी तो रजिस्ट्रार 14 दिन के अंदर अंदर उस चार्ज को क्या कर देगा, रजिस्टर। और अगर ऑब्जेक्शन आ जाए, कंपनी रजिस्टर्ड बाय itself or sufficient cause why such charge is not be registered is provided, registrar shall not allow registration of the charge by holder। कुछ समझ में आया क्या? कंपनी के पास वो आया, क्या आया? कंपनी के पास एक नोटिस आया कि फलाना बंदा तुम्हारी एसेट को चार्ज कराने आया है। कंपनी ने कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, तो 14 दिन में वो चार्ज रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन कंपनी दिल पे ले जाए बात और कंपनी को अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो कंपनी कहती है भाई साहब प्लीज मेरे से गलती होगी, मेरे को चार्ज रजिस्टर कराना था, मैं करा नहीं पाया, प्लीज मैं रजिस्टर कर रहा हूं, मुझे रजिस्टर कर दो। सर 1 मिनट रुकना, आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंगली इफ द चार्ज इज क्रिएटेड बट द कंपनी प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज फेल टू डू सो, मेरे साथ सब बोलो, कंपनी प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग द चार्ज। यहां से एमसीक्यू आए तो क्या बोलोगे कि कंपनी की प्राइमरी जिम्मेवारी है चार्ज को क्या कराना, रजिस्टर। फेल टू डू सो विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम ऑफ 30 डेज, ठीक है जी। द चार्ज होल्डर, the person in whose favor of charge is created may apply for registration of the registrar for registration of the charge along with the instrument of charge within the prescribed time, form and manner। prescribed form, prescribed time, prescribed manner, और उसको चार्ज का इंस्ट्रूमेंट भी देना पड़ेगा। On receipt of application from the charge holder, the registrar shall give a notice to the company and if no objection is received within 14 days, तो वो 14 दिन के अंदर उस चार्ज को क्या करा देगा, रजिस्टर। However, registrar shall not allow such registration by the charge holder if company itself register the charge or show sufficient cause why such charge should not be registered। जैसे कंपनी के पास इंफॉर्मेशन आई ना कि पर्सन जिसके फेवर में चार्ज है वो आ गया, तो कंपनी कहती है साहब प्लीज मेरे से गलती होगी, मैं कारण बता रही हूँ कि मैं चार्ज को रजिस्टर क्यों नहीं करा पाई, प्लीज अब मेरे से कर दो। तो रजिस्ट्रार किसकी पहले सुनेगा, कंपनी की। रिकवरी ऑफ, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये फीस पहले किसने जमा करा दी, शाबाश। इन केस रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टेड ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द होल्डर ऑफ द चार्ज, सच पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द कंपनी द अमाउंट ऑफ एनी फीस और एडिशनल फीस पेड बाय हिम टू द रजिस्ट्रार फॉर द पर्पस ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द चार्ज। गई लंबी सांस लो। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, एंड के बाद क्या लिखा हुआ है, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। किसकी बात कर रहा है, ऐसी एसेट की बात कर रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है जो चार्ज कहीं रखी हुई है, मैंने उसको एक्वायर कर लिया, या मैं चार्ज को क्या करना चाहता हूं, मॉडिफाई करना चाहता हूं। क्या हम इसको आगे बढ़ना स्टार्ट करें। दोबारा से बोलो मेरे साथ साथ। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज से तो आप समझ ही गए होगी कि मैंने चार्ज के अंदर क्या कर दिया, कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया। तो जिस दिन हम चार्ज में मॉडिफिकेशन करेंगे उस मॉडिफिकेशन को भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। बात समझे। चार्ज में क्या लिखा होगा, लोन कितना है, ब्याज कितना है, कब वापस देना है, क्या टेन्योर है, फलाना ढिमकाना। आपने एग्रीमेंट में जो चीजें लिखी थी खुद एग्रीमेंट बना के उसमें फिर चेंज कर दिया, तो उस चेंज को भी आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। क्या हम आगे पढ़ना स्टार्ट करें। The provision section 77 lead to the issue of the charge shall so far as may be applied to, मेरे साथ सब लोग, company acquiring any property subject to charge within meaning of that section and any modification in the terms and condition or extent or operation of any charge। अगर आपने कोई terms condition के अंदर, एक्सटेंड के अंदर, ऑपरेशन ऑफ चार्ज के अंदर कोई भी क्या करी है, मॉडिफिकेशन की है, तो आपको ये सेक्शन 77 फॉलो करना पड़ेगा। द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 77 रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज शैल एज फार एज मे बी अप्लाई इन बोथ ऑफ द अबव सिचुएशन। इन दोनों सिचुएशन में सेक्शन 77 लग जाएगा। मैंने कहा ये कंडीशन ही तो बताया था, सेक्शन 77 कब लगेगा। ए कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी के बाद क्या लिखा मेरे साथ बोलो, सब्जेक्ट टू चार्ज। अब आप एक ऐसी एसेट एक्वायर कर रहे हो जो सामने वाले ने चार्ज करवा रखी है, ठीक है। इन केस ऑफ ए प्रॉपर्टी वेयर चार्ज इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड इफ इट इज सोल्ड विद द परमिशन ऑफ द, मेरे साथ बोलो, विद इन द परमिशन ऑफ द होल्डर ऑफ ए चार्ज, it shall be the duty of the company acquiring to get the charge registered in accordance with section 77। in other words, the earlier, मेरे साथ बोलो, earlier charge should get vacated and in its place new charge should get registered by the company which has now acquired the property। किसके अगेंस्ट वो चार्ज हो जाएगा, जिसने वो प्रॉपर्टी क्या लगा दी है, परचेज कर ली है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। अगला पॉइंट, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज व्हेन देयर इज, मेरे साथ बोलो, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन। सेक्शन 79 रिक्वायर दैट मॉडिफिकेशन इन चार्ज दैट इज, मेरे साथ बोलो, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन, इन एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ एनी चार्ज टू बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 77। मेरे साथ बोलो, मॉडिफिकेशन
includes variation in any terms and condition of the agreement, including change in the rate of interest, which may be by, बोलो, which may be by mutual agreement or operation of law. यहां से एमसीक्यू बन गया. आपने लोन लिया, आपने चार्ज किया, आपने चार्ज को क्या करा दिया, रजिस्टर्ड. इस चार्ज को जब आपने रजिस्टर कराया था तो डॉक्यूमेंट लगाए थे, उस डॉक्यूमेंट में सारे एग्रीमेंट थे, उस एग्रीमेंट में डेट ऑफ लोन होगा, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन होगा, इंटरेस्ट रेट होगा. अब मान लो वहां पे इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ था 18%, पक्का. उस समय इकोनॉमी के हिसाब से 18% इंटरेस्ट ठीक था. इकोनॉमी में चेंज आया, सब कुछ ठीक हो गया, अब लग रहा है 18% ज्यादा है, तो ये ब्याज 12% होना चाहिए. बताएं बेटा, जिसने लोन ले रखा है वो तो परेशान हो जाएगा, वो तो कहेगा अपने पैसे वापस पकड़, भाई 18% कौन देगा ब्याज, मार्केट में 18% ब्याज अब रहा ही नहीं. तो जब मार्केट में ब्याज रेट चेंज हो जाएगा तो दोनों पार्टी अपना म्यूचुअल एग्रीमेंट बना के अपनी ओरिजिनल चार्ज की टर्म्स एंड कंडीशन में इंक्लूडिंग चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कुछ चेंज करते हैं तो वो चेंज भी रजिस्टर करवा देंगे. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब हमने 18% को काट के कितना लिख दिया, रजिस्ट्रार के पास क्या चीज लिखी हुई है, तो वहां पे भी तो ठीक करानी पड़ेगी ना, करा लेंगे, बात खत्म. Variation in extent or operation of any charge is also kind of modification. Even if the right of a charge holder are assigned to third party, it will be registered as a modification. अगर जो चार्ज है वो असाइन कर दिया गया थर्ड पार्टी की फेवर में, दोबारा बताना, दोबारा बताना, बोलो. कंपनी, ओबीसी, लोन. कंपनी ने किससे लोन लिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से. किससे लोन लिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से. कंपनी ने लोन किससे लिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से. एक एसेट गिरवी रखवा दी और इस एसेट का चार्ज किसको दे दिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया, होता है ना, हुआ है ना, अभी अभी आपने सुना होगा. लेटेस्ट एग्जांपल मेरे पास यही है दीदी, इसके अलावा कोई एग्जांपल नहीं है. कह रही बहुत टाइम हो गया, मुझे मालूम है, लगभग 1.25 साल के आसपास हो गए, तो मेरे पास ये लेटेस्ट एग्जांपल यही था. अब मुझे बताओ चार्ज किसके फेवर में था, ओबीसी के. ओबीसी तो खत्म हो गया, ओबीसी का सारा सेटअप किसने परचेज कर लिया, पंजाब नेशनल बैंक ने. तो जो चार्ज है क्या वो पंजाब नेशनल बैंक के फेवर में करना पड़ेगा, यस. इसको भी मॉडिफिकेशन बोला जाएगा, इसको भी दोबारा से रजिस्टर कराना पड़ेगा. बोलो नहीं, बात समझ में? बस फिर सम एग्जांपल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज. Where charge is modified by varying in terms and condition, where modification is pursuance of the agreement for enhancing or decreasing its limit. Limit आप enhance कर रहे हो, decrease कर रहे हो. Where the modification is by, क्या लिखा हुआ है, pari passu charge. And where there is a change in the rate of interest other than bank rate. Where there is a change in the repayment schedule of loan. When there is a, बोलो, पार्शियल रिलीज ऑफ द चार्ज ऑन ए पर्टिकुलर एसेट और प्रॉपर्टी. पार्शियल रिलीज करोगे, ये करोगे, वो करोगे. मेरे साथ साथ इन सब के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक का चेंज होगा वो शामिल नहीं है. दोबारा बोलना, इसका मतलब समझे बेटा क्या कहना चाह रहे हैं. आपने आरबीआई वर्ड सुना हुआ है, नॉर्मल बैंक सुने हुए हैं. आरबीआई बैंक को लोन देती है, बैंक पब्लिक को लोन देती है. अगर आरबीआई और इस बैंक के लोन में कुछ चेंज आ जाए तो क्या इस चेंज का इंपैक्ट इन सब लोन पे पड़ता है, पुराने लोन पे भी इंपैक्ट हो जाएगा, यस. आपने सुना होगा रेपो रिवर्स रेपो. रेपो रिवर्स रेपो में चेंज होता है तो जो ऑलरेडी लोन हो चुके होते हैं उनके भी ब्याज कम ज्यादा हो जाते हैं. कह रहा है इसको मॉडिफिकेशन नहीं बोलेंगे, इसको फिर रजिस्टर नहीं कराना, खत्म. इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन एज पर रूल 6, वेयर द पर्टिकुलर ऑफ द मॉडिफिकेशन द चेंज इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 79, द रजिस्ट्रार शैल इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चेंज इन फॉर्म नंबर CHG3. समझ में आ गई बात? जैसे हम रजिस्ट्रार से ओरिजिनल चार्ज को रजिस्टर करा के लाए थे, ऐसे ही हम उससे मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज को भी क्या करा लेंगे, रजिस्टर करवा लेंगे. और वो हमें कौन से फॉर्म में रजिस्टर करके देगा, CHG3. द सर्टिफिकेट सो इशू बाय द रजिस्ट्रार शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस. ये वही लाइन है जो पहले लिखी हुई थी. रजिस्टर ऑफ चार्ज.
सेक्शन 81 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग रजिस्टर ऑफ द चार्ज. Section 81(1) state that register shall in respect of every company keep a register containing particular of charges registered under chapter 6 in the prescribed form and prescribed manner. आपको क्या रखने पड़ेंगे? रजिस्टर. किस चीज के? चार्ज के. तो कंपनी भी चार्ज के रजिस्टर बनाएगी कि हमारी कौन कौन सी एसेट चार्ज में रखी हुई है. In addition, Rule 7(1) state that the particular of the charge mentioned on the Ministry of the Corporate Affairs portal, that is mca.gov, shall be deemed to be the register of the charge for that purpose. मैं साथ बोलो inspection. According to Section 81, such a register shall be open for inspection by any person on payment of such fees as may be prescribed for each inspection. क्या कोई भी व्यक्ति इस रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकता है? यस. फ्री में के फीस देनी पड़ेगी? फीस देनी पड़ेगी. Similarly, Rule 7(2) state that register shall be open to inspection by बोलो any person on payment of fees. यहाँ से MCQ आएगा तो बता देना. कोई भी व्यक्ति फीस दे के आपका रजिस्टर ऑफ चार्ज चेक कर सकता है? यस. उसका मेंबर होना जरूरी नहीं है. मतलब मैं एसेट खरीदना चाहता हूं तो मैं भी आपका रजिस्टर ऑफ चार्ज चेक कर सकता हूं. उसी से तो पता चलेगा कि जो एसेट खरीदना चाहता हूं वो कहीं गिरवी तो नहीं रखी हुई. तो जरूरी नहीं है कि मेंबर चेक करे, कोई भी चेक कर सकता है. लेकिन बोलो लेकिन पैसा देना पड़ेगा. रजिस्टर ऑफ चार्ज टू बी केप्ट बाय द कंपनी. सेक्शन 85 ऑफ द कंपनी एक्ट कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द रजिस्टर ऑफ द चार्ज टू बी केप्ट बाय द कंपनी. मैं साथ बोलो एवरी कंपनी शैल कीप ए रजिस्टर ऑफ चार्ज इन प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर रजिस्टर इन रजिस्टर्ड ऑफिस. बच्चों वाली बात है बेटा. रजिस्टर कौन बना रहा है? कंपनी. जोड़ के भी कौन रखेगा? कंपनी. कहां पे जोड़ के रखेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में. फॉर्म और मैनर बता दिए जाएंगे. प्रेस्क्राइब फॉर्म और प्रेस्क्राइब मैनर्स में जोड़ के रखना है. द रजिस्टर शैल इंक्लूड ऑल चार्जेस एंड फ्लोटिंग इन चार्जेस अफेक्टिंग द any property or asset of the company or any of its undertaking indicating each case of prescribed particular. According to provision of section 85, a copy of instrument containing the charge shall also be kept at register office along with the register of the charge. में साथ सब लोग रजिस्टर ऑफ चार्ज के साथ जो चार्ज के डॉक्यूमेंट्स थे, इंस्ट्रूमेंट थे, वो भी रखने पड़ेंगे. एक वो एग्रीमेंट बना होगा ना लोन देने वाले और लोन लेने वाले के बीच में, वो कॉपी भी आपको रखनी पड़ेगी. एंड provisions of Rule 10 are as under. According to Rule 10, the company shall enter in the register particular of the all the charge register within the register on any of its property asset undertaking and particular of any property acquired subject to charge as well as particular of any modification of the charge and satisfaction of charge. सोच के बताना बेटा. जो चार्ज मेरे फेवर में है उसका रजिस्टर में वो लिखने हैं कि जो चार्ज मेरे अगेंस्ट में है वो लिखने हैं, या मॉडिफिकेशन लिखनी है, या सब कुछ लिखना है. शाबाश. आपने एक ऐसी एसेट खरीद ली जो कहीं चार्ज थी, तो वो चार्ज आपके नाम आ जाएगा ना आपके नाम, तो वो भी लिखना है. आपने कौन कौन से लोन लेके कौन कौन सी एसेट गिरवी रख रखी है वो भी लेना है. और अगर किसी ओरिजिनल एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंज हुआ होगा तो जो मॉडिफाइड चार्ज है वो भी लिखना है आपको. अगला पॉइंट. अकॉर्डिंग टू रूल 10(2), entry in the register shall be made forthwith after creation, modification and satisfaction of the charge as the case may be. मैं साथ साथ बोलो creation, modification, satisfaction of charge. CMS बोलना बेटा. बताना क्या होता है? Creation, modification, satisfaction of charge. According to Rule 10(3), the entry in the register shall be authenticated by director or secretary of the company or any other person authorized by the board on that behalf. ये जो रजिस्टर है इसमें ऐसे नहीं कोई भी कुछ भी लिख देगा. ये रजिस्टर अगर बना हुआ है तो उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? बोलो डायरेक्टर, सेक्रेटरी, एनी ऑथराइज पर्सन. एडीएस बोलो. एडीएस एनी पर्सन ऑथराइज, डायरेक्टर और सेक्रेटरी. Inspection of register of the charge and instrument of charge. As register as regard inspection, is section 85 state that register of the charge and the instrument of the charge shall be open for inspection by any member or creditor without any payment of fees. Wow, बोलो wow. अगर आप कोनो बोलो मेंबर, अगर आप कोनो क्रेडिटर, तो विदाउट एनी पेमेंट ऑफ फीस आप ये रजिस्टर चेक कर सकते हो. कौन सा रजिस्टर? रजिस्टर ऑफ चार्ज और इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज. दोनों चीजें अगर आप मेंबर या आप कोनो क्रेडिटर तो बिना फीस के चेक कर सकते हो. और एनी पर्सन
फीस दे के चेक कर सकता है। बाय एनी अदर पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस सब्जेक्ट टू सच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एज द कंपनी में ऑन आर्टिकल इम्पोज्ड। कोई भी व्यक्ति बाहर वाला रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ प्रेस्क्राइब फीस देके आपका रजिस्टर ऑफ चार्ज एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज चेक कर सकता है। बोलो लेकिन अगर कंपनी आर्टिकल में कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दे जो रीजनेबल हो तो वो वैलिड है। दोबारा बताना। मैं कंपनी हूं, ये गुड़ी आई 11:30 बजे, कह रही है रजिस्टर ऑफ चार्ज चेक कराओ। मैं फीस देने के लिए तैयार हूँ, मैंने इससे फीस ली, रजिस्टर चेक करा दिया। ये आ गई 2 बजे, ये आ गई 5 बजे, वो आ गई। मैं यही करता रहूँ, तुम्हारे को रजिस्टर चेक कराता रहूँ 2-2, 10-10, 20-20 रुपये लेके, या अपना काम धंधा करूँ? एक बंदा अपॉइंट करना पड़ जाएगा मेरे को तो, कि भाई कोई भी रजिस्टर ऑफ चार्ज चेक करना है उसको चेक करा दियो, क्योंकि लो में लिखा हो प्रेस्क्राइब फीस देके आप चेक करा सकते हो। आपको चेक कराना पड़ेगा ये रजिस्टर ऑफ चार्ज और इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। तो मैंने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भैया मैं हर हफ्ते के बुधवार रजिस्टर ऑफ चार्ज चेक कराऊंगा। कोई भी मेरे पास आएगा, मैं कहूंगा हमारी डेट बुधवार है, बुधवार को आना, रजिस्टर चेक कर जाना, बाकी दिन हम चेक नहीं कराते। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन क्या होनी चाहिए? रीजनेबल है तो वैलिड है, बात खत्म। दिमाग मत लगाना, बस ये रीजनेबल वर्ड लिखा जाए इसलिए मैंने ऐसा बोला। ये एग्जाम्पल दिया, कभी पेपर में छेपे हुआ एग्जाम्पल, कि मान लो कंपनी कहती है कि मैं तो सिर्फ बुधवार को रजिस्टर ऑफ चार्ज चेक कराऊंगी, तो फिर ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, वैलिड है। पेपर में एक ही वर्ड लिखना है, बोलो इफ रेस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल देन वैलिड, बात खत्म। प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर बना तो लिया, कल को कह दो हमने बनाया था गुम हो गया, और लो में लिखा हो तुमने रजिस्टर बनाना पड़ेगा, तो अपन भी बड़े उस्ताद आदमी, अपन कहेंगे देखो हमने रजिस्टर बनाया था, गुम हो गया। जैसे आप बचपन में मस्त बांधा मारते थे ना, सर हमने काम तो किया था, कॉपी लाना भूल गए। तो टीचर क्या कहता था, अगर तुमने कॉपी में काम किया होता तो तुम कॉपी लेके आते, अगर तुम कॉपी लेके नहीं आए तो मैंने एज्यूम कर लिया कि तुमने काम ही नहीं करा, पिटाई तो होगी। सेम बात यहां कह रहे हैं, कह रहा भाई साहब अगर आपने रजिस्टर बना लिया तो इसको जोड़ के भी रखो, अकॉर्डिंग टू रूल 10(4) रजिस्टर ऑफ द चार्ज। एक बात बताओ, ये रजिस्टर कब तक जोड़ के रखना चाहिए? जब तक चार्ज जिंदा है मेरे हिसाब से। आगे पहले पढ़ लेते हैं बच्चे। रजिस्टर ऑफ द चार्ज शैल बी प्रिजर्व के बाद क्या लिखा हुआ है? परमानेंटली। रजिस्टर ऑफ चार्ज कैसे प्रिजर्व करना है? परमानेंटली। एंड इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग ए चार्ज और मॉडिफिकेशन देयरिन शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर ए पीरियड ऑफ, मेरे साथ बोलो 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द चार्ज। जिस दिन चार्ज सैंक्शन हुआ है उसके 8 साल तक आपको क्या चीज जोड़ के रखनी है? इंस्ट्रूमेंट। क्या चीज जोड़ के रखनी है? इंस्ट्रूमेंट। और रजिस्टर ऑफ चार्ज परमानेंटली। दोबारा बताना, रजिस्टर ऑफ चार्ज परमानेंटली आपको प्रिजर्व करके रखना है, और जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज है या जो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज है वो जिस साल चार्ज क्रिएट हुआ है उस दिन से 8 साल तक जोड़ के रखना है। फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द चार्ज, जिस दिन चार्ज सैंक्शन हो गया उस दिन से 8 साल तक। क्या ये सारी बातें समझ में आ गई? कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। इंटीमेशन रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। Section 82 of the Company Act 2013 require a company to give intimation of payment or satisfaction in full of any charge earlier registered to the registrar in the prescribed form, and intimation need to be given within 30 days from the date of such payment or satisfaction। कुछ समझ में आया? मैं साथ बोलो, लोन लिया, चार्ज रखवाई एसेट, इसके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बता दोगे कि मैंने ऐसा कर लिया। प्रेस्क्राइब फीस देनी पड़ेगी, बोर्ड पे देखना बेटा। अगर आप 30 दिन में ना करा पाओ तो शुरू से 60 दिन, शुरू से 60 दिन, टोटल 30 दिन। अब क्या देनी पड़ेगी आपको? एडिशनल फीस। ये प्रेस्क्राइब फीस, ये एडिशनल फीस, और इसके बाद 60 के बाद 120 एड वलोरम फीस। अब आपने लोन की रीपेमेंट कर दी। दोबारा बोलना। तो आप ये कहोगे ना कि चार्ज मेरा सेटिस्फाई हो गया, इसका भी क्या दोगे? इंटीमेशन। अगला क्वेश्चन, कितने दिन में इंटीमेशन दोगे? 30 दिन में। कब से? डेट ऑन विच पेमेंट और सेटिस्फेक्शन। जिस दिन आपने उस लोन की रीपेमेंट कर दी तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देना, भाई जिस लोन के अगेंस्ट फलानी एसेट चार्ज रखी थी वो लोन की रीपेमेंट कर दी, अब मेरा चार्ज हटा दे।
extended period of intimation. According to section 82(1), extend the period of intimation from 30 days to below 300 days. 300 days. Accordingly, it is provided that registrar may, on the application by the company or charge holder, allow such intimation of the payment or satisfaction to be made within a period below 300 days of such payment or satisfaction on the payment of prescribed additional fees. क्या बात आपको समझ में आ गई? अब ये काम कौन करा सकता है, चार्ज होल्डर या कंपनी, या दोनों में से कोई भी? दोनों में से कोई भी. अब चार्ज होल्डर ही कह रहा है भाई मेरा लोन आ लिया, चार्ज हटा दे, तो कोई दिक्कत नहीं है रजिस्ट्रार को, वो कंपनी से पूछेगा ही नहीं. लेकिन जब चार्ज होल्डर कहने आया था रजिस्ट्रार के पास कि मेरा चार्ज है, तो रजिस्ट्रार ने कंपनी से पूछा था, हटवाने के लिए थोड़ी पूछ रहा है. मैं कह रहा हूं मेरी एसेट कम कर दो, तो सामने वाला कम कर देगा. मैं रजिस्ट्रार को जाके कहूंगी मेरी एसेट बढ़ा दो, सामने वाले की लायबिलिटी बढ़ा दो, तो जिसकी लायबिलिटी बढ़ रही है रजिस्ट्रार पहले उससे पूछेगा ना. क्या ये बात आपको समझ में आई? चार्ज की इंटीमेशन अगर चार्ज होल्डर देता है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से पूछेगा. नहीं पूछेगी. नोटिस टू होल्डर ऑफ चार्ज बाय रजिस्ट्रार, यही पूछ रहे थे दीदी आप, यही पूछ रहे थे. क्या लिखा हुआ बताना जरा, खुद सोचो ये क्या कहना चाह रहे हैं. जो इसने पूछा है, कंपनी रजिस्ट्रार को कह दिया कि चार्ज हटा दे, तो कंपनी की लायबिलिटी कम हो रही है और किसी की एसेट कम हो रही है, तो उससे पूछेंगे ना पूछें? वही रूल है, 14 पूछेंगे, 14 दिन में अगर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो चार्ज हटा देंगे. ऑब्जेक्शन लगा दी तो ऑब्जेक्शन मान लेंगे. On receipt of intimation, the registrar shall cause a notice to be sent to the holder of the charge, calling upon him to show cause within such time as specified in the notice, but not exceeding 14 days, as to why payment or satisfaction in full should not be recorded. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आप कितने दिन का समय दोगे? जो नोटिस में लिखा होगा, लेकिन ये समय 14 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता. बात समझ में आई? मतलब लो ये चाहता है कि रजिस्ट्रार टाइम पे काम करे. मैं एज ए कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाके कहता हूं भाई साहब लोन की रीपेमेंट कर दी, चार्ज हटा दो, तो रजिस्ट्रार चार्ज होल्डर से पूछेगा नोटिस देके, उस नोटिस में समय भी बताएगा, और वो समय 14 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता. इफ नो कोज इज शोन बाय द चार्ज होल्डर, आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हो, आपने चार्ज होल्डर को नोटिस दिया कि भाई तेरे फेवर में जो एसेट चार्ज थी उसका चार्ज हटाने की एप्लीकेशन आई है, बता क्या करना है. आपने जवाब ही नहीं दिया, हटा दो. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? The registrar shall order entering a memorandum of satisfaction in the register of the charge kept by him, and accordingly he shall inform the company to having done so. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मेरे साथ बोलो, however, no notice is required to be sent in case of intimation to the registrar in this regard, as if specified from and signed by the holder of the charge. बोलो holder of the charge. उस एप्लीकेशन पे जिस पे ये लिखा था चार्ज हटा दो, उस पे होल्डर ऑफ द चार्ज के साइन है, फिर होल्डर से क्यों पूछना? नहीं ना बात समझ में? मैंने जिससे लोन लिया था उसी से साइन करा लिए, और वो साइन करे हुए डॉक्यूमेंटेशन को जमा कराए, तो रजिस्ट्रार दोबारा थोड़ी ना पूछेगा. इफ एनी कोज इज शोन बाय द चार्ज होल्डर. क्वेश्चन समझ में आया? कोई कोज नहीं आया तो चार्ज हटा दो, चार्ज होल्डर ने साइन करके दे रखा है तो उससे पूछो ही मत. दूसरी केस, चार्ज होल्डर ने कहा कि मुझे आपत्ति है, चार्ज हटा क्यों रहे हो, मेरे तो लोन की रीपेमेंट ही नहीं हुई. द रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड ए नोट टू दैट इफेक्ट इन द रजिस्टर ऑफ द चार्ज एंड इन्फॉर्म द कंपनी. इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट एज पर रूल 8, इन केस ऑफ रजिस्ट्रार enter a memorandum of satisfaction in of charge in full, he shall issue a certificate of registration of satisfaction of charge in form number CAG 5. मेरे साथ साथ बोलना बेटा, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज. पहले हमने चार्ज कराया, चार्ज को रजिस्टर कराया, उस चार्ज को जब हटाएंगे तो उसको बोलेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज. अगला पॉइंट, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड. द इंस्ट्रूमेंट creating a charge or modification therein shall be preserved for a period below 8 years from the date of the satisfaction of the charge by the company. Power of registrar to make entry of satisfaction and release in absence of बोलो intimation from a company. intimation किससे नहीं मिली? कंपनी से नहीं मिली.
Section 83 of the Company Act empower the registrar to make entry with respect to satisfaction and release of the charge even if it is not intimation has been received by him from the company. मतलब इंटीमेशन फिर किससे मिली होगी? चार्ज होल्डर से. चार्ज होल्डर कह रहा है चार्ज हटा दो, फिर कंपनी से क्या ही पूछना. तो रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो कंपनी अगर इंटीमेशन नहीं देती ना तो भी वो चार्ज हटा सकता है. दिस सिचुएशन वुड अराइज व्हेन द property subject to charge is sold to third party and neither of the company nor the charge holder has intimated the registrar regarding satisfaction of the earlier charge. जो एसेट चार्ज में रखी हुई थी वो एसेट बेच दी तो आपत्ति किसको नहीं चाहिए बताओ? कंपनी को भी हो सकती है, चार्ज होल्डर की भी हो सकती है. किसी ने आपत्ति बताई नहीं, ना कंपनी ने, नाइदर कंपनी नोर चार्ज होल्डर हैज इंटीमेटेड द रजिस्ट्रार रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ द अर्लियर चार्ज. अगर उन्होंने कोई बात ही नहीं बताई है तो हम ये मान लेंगे कि भैया उनका जो है ना चार्ज सेटिस्फाइड हो चुका है. अकॉर्डिंगली इन रिस्पेक्ट टू एनी रजिस्टर्ड चार्ज if evidence is shown to the satisfaction of the registrar that debt secured by the charge has been paid or satisfied wholly or in part of that or part of the property or undertaking charge has been released from the charge or has ceased to form part of the company's property or undertaking, then he का मतलब बोलो क्या है? registrar may enter the register of charge as memorandum of satisfaction. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? रजिस्ट्रार के पास प्रॉपर एविडेंस है. बोलो किस चीज का एविडेंस है? मैं साथ बोलो सेटिस्फेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार दैट debt secured by the charge has been paid, satisfied wholly or in part, undertaking charge has been released from the charge or has ceased to form part of company's property. वो एसेट जो गिरवी रख रखी है वो कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं रही. इस तरह के एविडेंस अगर रजिस्ट्रार के पास हैं और रजिस्ट्रार उस एविडेंस से सेटिस्फाई है तो वो क्या कर देगा? रजिस्टर ऑफ चार्ज एज मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन में डाल देगा उस बात को. द डेप्ट हैज बीन सेटिस्फाइड इन होल और इन पार्ट और part of the property or undertaking has been released from the charge or has ceased to form part of the company's property or undertaking. This power can be exercised by registrar. मैं साथ बोलो despite the fact that no intimation has been received by him from the company. Same बात बार बार बोल रहा है भाई साहब. कंपनी की एसेट गिरवी रखी हुई है फिर भी हमें कंपनी की इंटीमेशन की कोई जरूरत नहीं है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 and 82(4) and 82 shall not be deemed to be affected to the power of the registrar to make any entry in the register of the charge under section 83 or otherwise then or receipt of intimation from the company, that is even if no intimation received by him from the company. पता नहीं ये क्यों क्या चाहता है, एक ही बात बार बार बोले जा रहा है. मैं सासा बोलना इंफॉर्मेशन टू इफेक्टेड पार्टीज. बताना बेटा हेडिंग क्या लिखी है हमने? इंटीमेशन टू इफेक्टेड पार्टी. According to section 83, the registrar shall inform the affected party within 30 days of making the entry in the register of the charge and issue of certificate as per rule 8. In case of registrar enter a memorandum of satisfaction of charge in full, he shall issue a certificate of registration of satisfaction of charge in form number CHG 5. यही लाइन अभी तो पढ़ी थी बेटा पीछे हमने. CHG 5 में वो एक आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा. उस सर्टिफिकेट का नाम क्या होगा बोलो? रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज. दोबारा बोलना बेटा, फिर से बोलना. रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज. इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ की बात क्या लिखा हुआ है? और मैनेजर. सेक्शन 84 ऑफ कॉमन 2013 डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर और मैनेजर एंड टू गिव intimation thereof to the company and to the registrar accordingly. Miss Hasablo, if a person obtain an order for the appointment of a receiver or a person to manage the property which is subject to charge, अगर किसी व्यक्ति को एक आदेश मिलता है कि आपको एक रिसीवर अपॉइंट करना है, आपको एक पर्सन उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए अपॉइंट करना है जो कहीं चार्ज में पड़ी है. नहीं ना बात समझ में? नहीं ना बात समझ में? मैं साथ साथ बोलूं कोई एसेट चार्ज में पड़ी है. अब आपके पास कहीं से ऑर्डर आया
इन्फॉर्मेशन इंटीमेशन नहीं आया, क्या आया है? ऑर्डर। और ऑर्डर आपको किसी लॉ के तहत आया होगा कि इस एसेट का कोई रिसीवर या इस एसेट का कोई मैनेजर अपॉइंट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से पढ़ते हैं। मेरे साथ से बोलो, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन देयर टू द कंपनी एंड टू द रजिस्ट्रार। आपके पास एक ऑर्डर आया है कि भाई साहब ऐसी एसेट जो कहीं पे चार्ज में रखी हुई है, उस एसेट का या तो आपको रिसीवर अपॉइंट करना है या आपको मैनेजर अपॉइंट करना है। और इफ एनी पर्सन अपॉइंट्स सच रिसीवर और पर्सन अंडर एनी पावर कंटेन्ड इन एनी इंस्ट्रूमेंट। मेरे साथ बोलो, एनी पावर कंटेन्ड इन एनी इंस्ट्रूमेंट। वो जो इंस्ट्रूमेंट थे, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो लो लगता था, उस लो के हिसाब से कहीं से पावर आई है रिसीवर अपॉइंट करने की, मैनेजर अपॉइंट करने की, तो आप उस एसेट का रिसीवर और मैनेजर अपॉइंट कर सकते हो जो चार्ज में पड़ी है। मैं साथ से बोलो, ही शैल गिव नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट टू द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार along with the copy of order or instrument within 30 days from the passing of such order and making of such appointment। या तो एक व्यक्ति के पास ऑर्डर आया होगा या अपॉइंटमेंट आई होगी कि आप एक ऐसी एसेट के क्या अपॉइंट कर दिए गए हो। बोलो, दो वर्ड थे ना पीछे, रिसीवर या मैनेजर। तो वो 30 दिन के अंदर दो बंदों को बताएगा। बोलो किस किस को? कंपनी को बताएगा, रजिस्ट्रार को बताएगा। बात समझो, मेरे साथ साथ बोलो, कंपनी, रजिस्ट्रार, एसेट, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी लिखते हैं यहाँ पे, पीएनबी ही लिख देते हैं। मुझे बताओगे जरा, किसने किससे लोन लिया? कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया, ये एसेट गिरवी रख ली, और ये बात कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बता दी, और इन्होंने कोई डीलिंग करी, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, कोई रिटर्न स्टेटमेंट बनाई, कोई भी एक्ट इन्होंने फॉलो करके उन्होंने वो डीड वीड बना ली। आगे बढ़े, पक्का? अब इस एसेट का कोई रिसीवर या मैनेजर, दोबारा बोलना बेटा, अपॉइंट किया जा रहा है और किसी लॉ के तहत, तो जो अपॉइंट हो रहा है या जिसको इंटीमेशन मिली अपॉइंट होने की, वो ये बात कंपनी और रजिस्ट्रार दोनों को बता देगा कि मैं इस एसेट का रिसीवर या मैनेजर हो गया। फिर से बताऊं, फिर से पढ़ें। इफ एनी पर्सन ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और ए पर्सन टू मैनेज द प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू ए चार्ज, और इफ एनी पर्सन अपॉइंट्स such receiver or person under any power containing any instrument। मेरे साथ साथ बोलो, he shall give notice of such appointment to company and to registrar within 30 days। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? 30 days कहां से गिनोगे? मेरे साथ साथ बोलो, फ्रॉम पासिंग ऑफ ऑर्डर और अपॉइंटमेंट। अगर ऑर्डर पास हुआ है तो ऑर्डर के 30 दिन के अंदर, और ऑर्डर पास हुए बिना अपॉइंटमेंट होगी तो अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर जो पर्सन अपॉइंट हुआ है वो दो बंदों को बताएगा, रजिस्ट्रार को और कंपनी को। इन टर्न द रजिस्ट्रार शैल ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फीस रजिस्टर पर्टिकुलर ऑफ द रिसीवर पर्सन और इंस्ट्रूमेंट इन द रजिस्टर ऑफ द चार्ज। ऑन सीजेशन ऑफ होल्ड एन अपॉइंटमेंट द पर्सन अपॉइंटेड एज अबाउ शैल गिव ए नोटिस टू दैट इफेक्ट टू द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार। इन टर्न द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर सच नोटिस। लास्ट प्लेन समझने की है, रजिस्ट्रार के पास नोटिस आ गया तो रजिस्ट्रार करेगा क्या? उस नोटिस को रजिस्टर कर देगा। बात खत्म। लास्ट पॉइंट है बेटा आज का और इस चैप्टर का, उसका नाम बताओ क्या है? According to section 86 of the Company Act, if any company is in default in complying with any of the provision of this chapter, the company shall be to penalty। में साथ बोलो 5 लाख रुपए, and every officer of the company liable for penalty for 50,000 रुपीज। ऑफिसर के ऊपर कितना जुर्माना है? 50,000 रुपए, और कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 86(2), section 447 relating to punishment for the fraud is also obtained, also applicable if any false or incorrect information or knowingly suppression of any material information। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इसके साथ क्या 447 भी लग जाएगा? यस, हर बार लगेगा, या किसी ने जान के फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या नोविंगली सुप्रेस करा होगा? नोविंगली सुप्रेस करा होगा।
विच इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर। मेरे साथ से बोलो, रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्ज। सेक्शन 87 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एंड रूल 12 एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर रेक्टिफिकेशन ऑफ, बोलो, रजिस्टर ऑफ चार्जेस इन द फॉलोइंग केस ऑफ, के बाद क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट, where there is omission in giving intimation to the registrar with respect to payment or satisfaction of charge within the specified time limit। मेरे साथ साथ दो वर्ड बोलना बेटा, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। बात बताओ, चार्ज सेटिस्फाई कर दिए, जिसने लोन लिया था उसने रीपेमेंट कर दी, जिसने लोन दिया था उसको उसके ब्याज समेत पैसे टाइम पे वापस मिल गए। अब हमें चार्ज को हटाना चाहिए, अपन चार्ज को हटाना भूल गए। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज करना भूल गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रजिस्ट्रार को कहेगी कि चार्ज रिलीज कर दे, खत्म कर दे। वेयर देयर इज ओमिशन और मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर इन एनी फाइलिंग प्रीवियसली मेड टू द रजिस्ट्रार। मेरे साथ साथ बोलना बेटा, मिस स्टेटमेंट, ओमिशन, ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूल जाना। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट गलत लिख दी। मेरी दो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। मेरी एक ही बिल्डिंग थी, इसके 2 फ्लोर थे, फ्लोर 1 और फ्लोर 2, दोनों का एड्रेस क्या है, सेम, फ्लोर 1 और 2 लिखा। बस आपको पता है अलग अलग फ्लोर की भी अलग अलग रजिस्ट्री होती है, पता है आपको। मैंने फ्लोर 1 गिरवी रखवाया, एग्रीमेंट में गलती से फ्लोर 2 लिख दिया। बोलो नहीं, बात समझ में, मिस स्टेटमेंट होगी, होगी ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वे देयर इज एन ओमिशन और मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर एनी फाइलिंग द प्रीवियसली मेड टू द रजिस्ट्रार, सच फाइलिंग मे रिलीज टू एनी चार्ज। मेरे साथ से बोलो, सच फाइलिंग मे रिलीज टू एनी चार्ज or any modification of charge or with respect of any memorandum of the satisfaction or other entry made under section 82। भाई आपसे कोई भी गलती हुई है, चाहे चार्ज को रजिस्टर कराने में, चाहे चार्ज की सेटिस्फेक्शन में, या और कहीं और कहीं या और कहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि उसको ठीक करवा सकती है। मेरे साथ साथ बोलो, OBH, OBH समझ में है ना। Before directing such, time of giving the intimation of the payment of the satisfaction shall be extended or omission or misstatement shall be rectified. The central government need to satisfy that such default was accidental or due to inadvertence or because of some other sufficient cause or did not preside to the position of the creditor or shareholder। सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए भाई साहब, जो ये कांड हुआ है ये एक्सीडेंटल हुआ है या ड्यू टू, बोलो क्या हुआ है, inadvertence or because of some other sufficient cause and did not, उससे prejudice to the position of the creditor or shareholder, उससे ना तो creditor को कोई नुकसान हो रहा ना shareholder को कोई नुकसान हो रहा। The application in form number CHD8 shall be filed by the company or any interested person। The order of ratification shall be made by central government on such terms and condition as deemed just and expedient। सेंट्रल गवर्नमेंट आपके चार्ज में कुछ रेटिफिकेशन कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगा सकती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकती है, तो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चार्ज रेक्टिफाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चैप्टर खत्म हो गया। क्या हम आज की क्लास को पूर्ण विराम दें? क्या मैं उम्मीद करूं कि आप पूरा चैप्टर घर से पढ़ के आएंगे?